क्या हो अगर आपको आपके अंकल के हत्या के दिन आपको एक ऐसे गड्ढे में फेंक दिया जाए जहाँ पर चारों तरफ कचरे ही हैं, जहाँ पर ट्रैश मॉन्स्टर्स हैं, जहाँ पर आपको पता चले कि आपके पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप किसी भी कचरे के शेप बदल सकते हैं और उसे हथियार में बदल सकते हैं। तो ऐसा ही होता है हमारे मेन कैरेक्टर रूडो के साथ। तो चलिए जानते हैं इस कहानी में कि आखिरकार रूडो के साथ क्या होता है। हमें एक लिखा हुआ चीज दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप किसी भी चीज को अच्छे से संभाल के रखते हो तो उसके अंदर सोल आ जाता है, लेकिन अगर आप उसी सामान को फेंक देते हो तो उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे और वो जगह भी काफी साफ दिखाया जा रहा था, जहाँ पर साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता था। जिसके बाद हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसकी नई डॉल फट गई थी और वो उस डॉल को बना भी सकती थी, लेकिन तभी उसकी मम्मी आती है जो उसे बोलती है कि वो इसके बदले एक नई डॉल खरीद देगी और उस डॉल को फेंक देती है। जिसके बाद हमें दोबारा से एक लाइन दिखाई जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि इंसान किसी भी चीज को आराम से कचरा में फेंक देते हैं और वो ऐसा इंसानों के साथ भी करते हैं। जिसके बाद हमें उस डॉल को दिखाया जाता है जो सभी कचरों के साथ टनल के माध्यम से एक ट्रक में लोड हो रहा था, जो ट्रक उन सभी कचरों को वेयर हाउस में फेंक देता है। तभी हमें एक लड़के को भी दिखाया जाता है जो मास्क पहना हुआ था और उसका नाम रूडो था और वही हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। जिसके बाद रूडो उन सभी कचरों के बीच कुछ ढूंढने लगता है, तो तभी वहां पर एक गार्ड आता है और उसे पकड़ लेता है और वो सोचने लगता है कि ये वही कचरा चोर है जो हमारे शहर को गंदा कर रहा है। तभी वो गार्ड वहाँ का अलार्म बजा देता है जिससे वहाँ पर और भी ज्यादा गार्ड आ जाते हैं, लेकिन रूडो उन सभी पर कचरा फेंककर वहाँ से भागने लगता है। तो सभी गार्ड्स उन पर गोलियां भी चलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी रूडो उन सब से बचकर भाग रहा था। लेकिन गलती से उसके हाथ से एक गोली टच होकर निकल जाती है जिससे उसे चोट लग जाता है, लेकिन फिर भी रूडो उन सबको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रूडो बाहर आता है जहाँ वो बोल रहा था कि वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। जिसके बाद हमें उसी डॉल को दिखाया जाता है जिसे रूडो ने उठा लिया था। जिसके बाद हमें टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि तुमने सुना क्या, वो कचरा चोर दोबारा से दिखा था और वो कुछ कचरों को दोबारा से चोरी कर रहा था, वो जरूर ट्राई फॉक्स में से कोई होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनकी बातें एक और इंसान सुन रहा था जो खुद ट्राई फॉक्स से था। तभी ये लड़कियां बातें करने लगती हैं कि ये भी ट्राई फॉक्स से है, इनके कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं और बोलने लगते हैं कि ये उनकी जमीन पर आते ही क्यों हैं। जिसके बाद वो इंसान जिसका नाम रैक्टो था वो एक गेट को खोलकर चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार थी जिसके एक तरफ अमीर लोग रहते थे और उसकी के दूसरी तरफ गरीब लोग रहते थे, जहाँ अमीर लोगों के जगह पूरी साफ सुथरी रहती थी और वो लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, वहीं दूसरी तरफ के लोग पूरे गंदे तरीके से रहते थे और उनके कपड़े भी मैले होते थे। और इन गरीब लोगों को ही ट्राई फॉक्स कहा जाता है, जहाँ पर वो लोग भी उस कचरा चोर की बातें कर रहे थे कि उसके वजह से कहीं उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। अब हम रूडो को देखते हैं जो उस डॉल को ठीक कर रहा था। तभी वहाँ चीवा नाम की लड़की आती है जो रूडो को डांटने लगती है कि उसे उन कचरों को चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोग जो इन कचरों को फेंकते हैं वो लोग इन कचरों को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो वो उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा करेगा, इसलिए वो रूडो को इन कचरों को चोरी करने से मना करने लगती है। तो रूडो बोलने लगता है कि वो अमीर लोग उन चीजों को भी फेंक देते हैं जो ठीक होते हैं और उन्हीं को रूडो बना के और बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे उसका खर्चा निकल जाता है। तभी वहाँ पर 3 लड़के आते हैं जो रूडो को बोलने लगते हैं कि इससे कितनी ज्यादा बदबू आती है, चीवा को रूडो के साथ नहीं रहना चाहिए वरना वो बीमार हो सकती है और रूडो ने अभी भी वो गंदे ग्लव्स पहने हैं जिससे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। तो चीवा बोलती है कि उससे रूडो से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब चीवा बोलने लगती है कि हम सब गरीब हैं और हम सब एक ही साथ रहते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इन गरीब लोगों की जगह को क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और उन्हीं क्रिमिनल्स के वंशज ये सभी लोग हैं, जिसमें सभी लोग किसी न किसी क्रिमिनल्स से जुड़े हुए हैं और वे लोग अपने इमेज को सुधारने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन रूडो के पिता ने उन सभी मेहनत को बर्बाद कर दिया था और उसने बहुत ही ज्यादा लोगों को मारा था, इसलिए वो लोग रूडो को अपने से नीचे मानते हैं। तो ये सुनकर रूडो गुस्सा होने लगता है और उसके गुस्से भरे आंखें को देखकर वो तीनों लड़के डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं।
और बोलने लगते हैं कि जैसा बाप था वैसा ही बेटा है, ये भी अपने बाप की तरह क्रिमिनल बनेगा। तो चीवा रूडो को बोलने लगती है कि वो अपने बाप पर नहीं गया है और उसे भरोसा है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा। तो ये सुनकर रूडो शर्माने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि रूडो चीवा को पसंद करता है। तभी चीवा की नज़र उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था, और वो डॉल चीवा को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और हमें पता चलता है कि रूडो ने उस डॉल को बेचने के लिए नहीं बल्कि चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था, और वो उस डॉल को चीवा को देने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर चीवा की माँ आ जाती है और चीवा को वहाँ से ले जाती है। तो रूडो भी अपना घर चला जाता है, जहाँ रेक्टो उसकी टांग खींचते हुए बोलता है कि तुमने उस डॉल को चीवा को देने के लिए लाए थे, और बोलने लगता है कि रूडो को अपने प्यार का इजहार कर ही देना चाहिए। लेकिन तभी वो बोलने लगता है कि कल रात को उसने क्या किया था। रेक्टो रूडो को बोलता है कि वो इतने भी गरीब नहीं है कि रूडो कचरा चोरी करता फिरे, और रूडो को बोलता है कि वो अपनी जिंदगी जिए और पैसे कमाने का काम रेक्टो पर छोड़ दे। यहाँ हमें पता चलता है कि रेक्टो ने ही रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया था, और वो रूडो का बाप की तरह था, जिसकी रूडो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। लेकिन तभी रेक्टो रूडो के हाथ में देखता है जहाँ पर चोट लगी हुई थी। तो रेक्टो रूडो को उसके ग्लव्स निकालने के लिए बोलता है ताकि वो उसके हाथ पर पट्टी कर सके, और रूडो को बोलता है कि वो ऐसे काम ना करे क्योंकि अगले बार उसे गहरी चोट भी लग सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है रूडो के हाथ बहुत ही ज़्यादा अजीब थे, और इसके लिए रूडो अपने बाप को जिम्मेदार ठहराता है, और इन्हीं हाथ को छुपाने के लिए ही रूडो उन ग्लव्स को पहनता है। तब यहाँ रेक्टो रूडो को बोलता है कि अगर वो बड़ा क्राइम करेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, और यहाँ पर मौत की सजा मतलब उसे पेट में फेंक दिया जाएगा। बहुत पहले से यही परंपरा चलती आई है, और रूडो के फादर को भी पीठ में ही फेंक दिया गया था, इसलिए रूडो को इन कामों को छोड़ देना चाहिए। रूडो सोचने लगता है कि जब से वो अपना होश संभाला है उसके हाथ काले ही थे, जिसके वजह से लोग उसे अलग नजरों से देखते थे, और कभी कभी रूडो के हाथ में दर्द भी होता था। इसलिए रेक्टो ने उसे एक ग्लव्स दिए थे, जिससे रूडो के हाथ में दर्द भी कम हो गया था, जिस वजह से रूडो रेक्टो का बहुत ही ज्यादा एहसान मानता है। तब यहाँ रेक्टो दोबारा से रूडो का टांग खींचने लगता है और बोलने लगता है कि रूडो को अपना प्यार का इजहार जल्द से कर देना चाहिए, वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। इसके बाद इन दोनों के बीच बहस चलने लगती है। तभी हमें इसके घर के बाहर एक अनजान शख्स को दिखाया जाता है। अगली सुबह रेक्टो रूडो को स्माइल करने के लिए बोलता है, वरना वो अच्छा नहीं दिखेगा। जिसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर बाहर आ जाता है, जहां वो उस पिट को भी देखता है। गाइस, पिट एक गड्ढा है जिसमें सभी कचरों को फेंका जाता है, और जो लोग भी किसी तरह का अपराध करते हैं उन्हें भी उन पिट में ही फेंका जाता था। और किसी को भी नहीं पता है कि पिट कितना गहरा है, क्योंकि उन्हें केवल वहां पर अंधेरा ही दिखता है। और आज भी एक इंसान को पिट में फेंका जा रहा था। तभी वहाँ चीवा आती है और रूडो से बोलने लगती है कि क्या वो यहाँ पर नज़ारा देखने के लिए आया है, और बोलने लगती है कि उनके बस्ती को जानबूझकर पीठ के बगल में बनाया गया था ताकि वो लोग हर दिन उस पीठ को देख सके, और वो डरते रहे कि अगर वो किसी तरह का भी अपराध करेंगे तो उन्हें पीठ में फेंक दिया जाएगा। और वो नहीं चाहती कि रूडो को भी पीठ में फेंका जाए, क्योंकि अगर रूडो को कचरा चोरी करते हुए किसी ने अगर पकड़ लिया तो उसे भी पीठ में फेंका जाएगा। तो रूडो बोलता है कि रेक्टो ने भी कल उसे यही बात बोली थी। तो चीवा बोलने लगती है कि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। तो वो भी सुनकर रूडो शर्माने लगता है, क्योंकि अनजाने में ही चीवा ने अपने प्यार को कन्फ्रेंस कर दिया था। शर्म से रूडो अपने चेहरे को ढक लेता है और उस डॉल को चीवा को देने लगता है, और बोलता है कि इस डॉल को उसने चीवा के लिए ही लाया था, और बोलता है कि ये कचरा है इसलिए शायद उसे पसंद ना आए। लेकिन चीवा उस डॉल को आसानी से ले लेती है और बोलती है कि इस डॉल को वो हमेशा अपने पास रखेगी। तो ये देखकर रूडो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और इस बात को बताने के लिए वो रेक्टो के पास जाने लगता है, और रास्ते में उसे कुछ पुलिस भी दिखते हैं। लेकिन रूडो को नहीं पता था कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उसके बाद रूडो दोबारा से अपने घर भाग कर जाने लगता है, और जैसे वो अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि एक इंसान रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दिया था। तो ये देखकर रूडो उस इंसान की तरफ दौड़ने लगता है। तो वो इंसान रूडो को वहीं पर बांध देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रूडो को कुछ नहीं करता है। तभी
रूडो को रैक्टो का आवाज आता है जो अभी भी जिंदा था। तो रूडो उसके पास जाता है तो रैक्टो उसे बोलता है कि भागो यहाँ से और इस दुनिया को बदल दो, और ये कहते ही वो वहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और रूडो को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रैक्टो को रूडो नहीं मारा है। लेकिन रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं मानते हैं। तो अगल बगल के लोगों को भी इस बात का पता चलता है, तो वो लोग बोलने लगते हैं कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल है। जिसके बाद रूडो को उस पिट में फेंका जा रहा था, जहाँ बोला जा रहा था कि रूडो ने चोरी करने के साथ साथ मर्डर भी किया है, और भले ही उसने एक ट्राई फॉक्स को मारा है, लेकिन मर्डर करने जैसा पाप करने पर वो इस पावन धरती पर रहने के लायक नहीं है, इसीलिए उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद टाउन के लोग भी बोलने लगते हैं कि उसे जल्द से जल्द पीठ में फेंक दिया जाए। तो रूडो सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद वो भीड़ में चीवा को भी देखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चीवा नहीं मानती है और बोलने लगती है कि उसने रूडो पर भरोसा किया, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह एक कातिल निकला, और उस डॉल को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। जिसके बाद वो सभी लोग नारे लगाने लगते हैं कि इसे जल्द से जल्द पीठ में फेंक दिया जाए। तो रूडो उन सबको बोलने लगता है कि बेवकूफ़ तो वो लोग हैं जिनकी आंखें और कान होने पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और सुनाई भी नहीं देता है। लेकिन तभी वो उन भीड़ में उसी व्यक्ति को देखता है जिसने रैक्टो को मारा था, लेकिन तभी उसे पीठ में फेंक दिया जाता है। तो गिरते हुए रूडो बोलने लगता है कि वो उन सब को नर्क में भेजेगा और उन सब को मार देगा। जिसके बाद वो काफ़ी देर तक गिरते रहता है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो जिंदा है और वो उन्हीं कचरों के ऊपर गिरा हुआ है जिन्हें ऊपर से वो सभी लोग फेंकते आ रहे हैं। तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो पूरा का पूरा कचरे से बना हुआ था। कि अब रूडो किसी से बचकर भाग रहा होता है और वो बता रहा होता है कि बाकी लोग क्रिमिनल्स के बारे में क्या सोचते होंगे, और साथ ही साथ वो ये भी बता रहा था कि वो लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि जिसे पीठ में फेंका जाता है उसका क्या होता होगा। और जैसे जैसे ही समय बीतता जाता है वो लोग इन बातों को भी भूलते जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रूडो एक नहीं बल्कि 3 मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था जो पूरे के पूरे कचरे से बने हुए थे। लेकिन तभी उनमें से एक मॉन्स्टर रूडो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रूडो को लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे उन लोगों से बदला लेना है, जिसकी वजह से वो किसी तरह से अपने आप को संभालता है। और साथ ही साथ पीठ के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी, जिसकी वजह से रूडो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन उसके पास भागने के अलावा कोई भी चाल नहीं बचता। लेकिन तभी वो तीनों मॉन्स्टर रूडो पर अटैक कर देते हैं। तभी रूडो को रैक्टो का बात याद आता है, जिसकी वजह से रूडो के ग्लव से थोड़ी सी एनर्जी निकलने लगती है। इसकी वजह से रूडो वहाँ पर एक पाइप उठाकर उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है, और वो ये भी सोच रहा था कि उसे रैक्टो के मर्डर का बदला भी लेना है, जिस वजह से रूडो उन मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि इन सब की लड़ाई को एक दूसरा इंसान भी देख रहा था। लेकिन फिर भी रूडो उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, लेकिन उसके बॉडी में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी कि वो उन मॉन्स्टर से लड़ पाता, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर रूडो को मारते हैं, जिसकी वजह से रूडो दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी रूडो एक प्लेट को उठाता है और एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसे बीच से ही काट देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा मॉन्स्टर भी आ जाता है जो रूडो पर अटैक नहीं करता है, बल्कि अपने शरीर को जमीन पर पटक रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक शॉक वेव जनरेट हो रहा था, जिसकी वजह से रूडो दूर जाकर गिरता है और वो उसी इंसान के पास जाकर गिरता है जो उनकी लड़ाई को देख रहा था। तो रूडो जैसे उसे देखता है वो सोचने लगता है कि ये इंसान कौन है। तभी वो इंसान रूडो को एक मास्क पहना देता है, जिसकी वजह से रूडो सांस अच्छी से ले पाता है। तो रूडो उस इंसान से पूछने लगता है कि क्या वो यहीं पर रहता है, लेकिन वो इंसान उसे कुछ जवाब नहीं देता। तो रूडो उससे बात करने लगता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो। तो वो इंसान उसे शांत रहने के लिए बोलता है। इस वजह से रूडो दोबारा से उससे बात करने लगता है और उसे सवाल पर सवाल पूछने लगता है, जिसकी वजह से उस इंसान को गुस्सा आ जाता है और वो तो को बोलने लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, मैं तुम्हें शांत रहने के लिए बोल रहा हूँ। ऊपर से आए हुए लोग सच में बेवकूफ़ होते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनके तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो इंसान बताने लगता है कि मैं तुम्हें सबसे शांत रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन तुम नहीं रह रहे थे। ये मॉन्स्टर्स आवाज़ की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस इंसान के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन अचानक से उस इंसान का छाता ग्लो करने लगता है और वो एक वेपन की तरह काम करने लगता है, जिसकी वजह से उसके एक ही अटैक से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर
काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो इंसान अपने वेपन के मदद से उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, जो देखकर रूडो भी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है अगर उसे ये पावर मिल जाएगी तो वो सभी लोगों से अपना बदला भी ले पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर का लीडर भी आ जाता है, लेकिन वो इंसान उस लीडर को ही मार देता है। जिसके बाद वो रूडो के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो रूडो बोलता है कि हाँ वो ठीक है। जिसके बाद रूडो उस इंसान से पूछता है कि वो कौन है, तो वो इंसान अपना नाम एंजन बताता है और वो बताता है कि वो इस जगह का क्लीनर है। जिसके वजह से हमें रूडो का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो गंदा हुआ था और बताता है कि उसे कुछ बच्चों ने गटर में फेंक दिया था। तो रैक्टो उससे पूछने लगता है कि क्या वो लोग उसे गटर में फेंक दिए थे, इस चीज़ का उसने बदला लिया था? रूडो बोलने लगता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो रैक्टो बताने लगता है कि उसने अच्छा काम किया, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का केयर करते हैं तो उसके अंदर सोल आ जाती है, बिल्कुल इस टॉवल की तरह जो तुम्हें साफ कर रही है, इसके अंदर भी एक सोल आ सकती है। तो रूडो पूछने लगता है कि क्या इन ग्लव्स के अंदर भी सोल आ सकती है? तो रैक्टो बोलता है कि हाँ, अगर तुम इसकी अच्छी तरह से केयर करोगे तो इसके अंदर भी सोल आ सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब रूडो को होश आता है तो वो देखता है कि वो चेन से बंधा हुआ था और उसे एंजन कहीं पर ले जा रहा था। तो रूडो उसे खोलने के लिए बोलने लगता है, तो एंजन नहीं मानता है और उसे ले जाने लगता है। तो रूडो बोलने लगता है कि उसे खोल दे क्योंकि उसे ऊपर जाना है। तो एंजन बोलने लगता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि जिस जगह से वो आया है उसे वो लोग एस्पेयर करते हैं, जो आसमान की तरफ घूमते रहता है, इसलिए ऊपर जाना इतना भी आसान नहीं है। तो रूडो इस जगह के बारे में एंजन से पूछने लगता है, तो एंजन उसे कुछ नहीं बताता है और उसे ले जाने लगता है। इसके बाद एंजन उसे एक जगह पर ले जाता है और उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। लेकिन जैसे एंजन वहाँ से जाता है, वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं, जो आते ही रूडो से पूछने लगते हैं कि क्या वो स्पेयर से आया, क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्होंने स्पेयर से आए हुए इंसान को देखा। क्योंकि जो लोग भी स्पेयर से नीचे गिरते हैं वो लोग वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन रूडो जिंदा है। तो रूडो सोचने लगता है कि ये लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो लोग उसकी मदद करने के बजाय उसे चैन से बांध देते हैं और बोलने लगते हैं कि स्पेयर से आए हुए लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे दाम में बेचा जा सकता है और वो लोग उसे भी बेच देंगे। और रूडो का तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कीमत मिलेगा, क्योंकि वो लोग ऊपर से आए हुए इंसानों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि वो लोग ऊपर से केवल कचरे फेंकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कचरे से बना हुआ मॉन्स्टर भी बन जाते हैं और वो लोग उन पर अटैक करते हैं। के बाद उनमें से एक पर्सन रूडो को कचरा खिलाने लगता है, लेकिन तभी रूडो उस इंसान का उंगली काट देता है और उसके उंगली को खाने लगता है, जो देखकर वो इंसान गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसकी उंगली गायब हो गई थी। तो रूडो बोलने लगता है कि ये खाना खाने में उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। तभी रूडो उनसे बोलने लगता है कि वो अपनी बकवास बंद करे और रूडो का ये रूप देखकर वो लोग डरने लगते हैं। तभी रूडो बोलता है कि लोगों को अजीब अजीब नाम देना बंद करो। तभी रूडो के अंदर से एक रेड एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से रूडो उन चेन को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब एंजन भी देख रहा था। अभी हमें रूडो को दिखाया जाता है, जो उसकी ग्लव्स अचानक से पूरी रेड हो जाती है और हमें पता चलता है कि रूडो जिस भी चीज़ को छूता है वो उसे कंट्रोल में करने लगता है और उसे खुद कंट्रोल करने लगता है। और ये सब देखकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। तो एंजन हमें बताने लगता है कि जो लोग भी दूसरों को पावर दे सकते हैं उन्हें गिवर्स कहा जाता है। और ये बात उन गुंडों को भी पता था, जिसकी वजह से वो बोलने लगते हैं कि रूडो से उन चैन को छीन लो ताकि वो अपनी पावर को यूज़ ना कर सके। तभी एक इंसान बोलने लगता है कि वो रूडो को मार दो। इसके बाद उनमें से एक इंसान रूडो के पास जाता है और उस चैन को छीनने की कोशिश करने लगता है। तभी रूडो वहाँ पर एक टायर को उठाता है और जैसे वो उस टायर को उठाता है, उस टायर के अंदर भी एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो लीडर भी डरने लगता है। तब वो लीडर और इंजन को समझ में आ जाता है कि रूडो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूडो ने वहाँ पर सभी लोगों की हालत ख़राब कर दी थी और वहाँ पर केवल वही इंसान बचा था जिसकी उंगलियाँ रूडो ने काटी थी। और रूडो को अभी इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उस इंसान को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एंजन आता है और रूडो को रोक लेता है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि रूडो को वो पावर कंट्रोल कर रही थी, जिसकी वजह से रूडो को कुछ याद नहीं था। उसे केवल इतना याद था कि रूडो के ग्लव्स के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकल रही थी। तभी रूडो के नाक से ब्लड आने लगता है, जिसकी वजह से एंजन बताने लगता है कि अगर कोई भी इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पावर को यूज़ करता है तो उसका शरीर नहीं सह पाता, क्योंकि अभी उसका शरीर उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जिसके बाद एंजन बोलता है कि अब वो रूडो को इस जगह के बारे में सभी चीज़ें बताएगा। मैंने तुम्हें इस जगह पर इसीलिए छोड़ा था ताकि मैं तुम्हारी पावर्स को देख सकूं, और मैं चाहता हूं कि अब तुम हमारे टीम को ज्वाइन करो जिसका नाम है क्लीनर्स, क्योंकि
हमें तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है। लेकिन रूडो मना कर देता कि उसे ज्वाइन नहीं करना है। अब एंजन कचरे में बने हुए एक सिटी में अपने साथी को कांटेक्ट करता है और उसे रूडो और उसके पावर के बारे में बताता है, और साथ में उसे ये भी बताता है कि उसने रूडो को क्लीनर्स में ज्वाइन करवा लिया है। इधर एंजन ने रूडो को एक डॉक्टर के पास लाया होता है, जहाँ रूडो बोल रहा था कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि मैंने तुम्हारे क्लीनर्स को ज्वाइन किया। तो एंजन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। रूडो उसे चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे ऊपर जाना है। तभी वो डॉक्टर रूडो को चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है तुम एंजन को कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एंजन ने तुम्हें उन कचरों के मॉन्स्टर से भी बचाया था, और उस जगह जहाँ पर तुम अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे थे वहां से भी तुम्हें उसी ने बचाया था, इसलिए तुम्हें एंजन का थैंक्स बोलना चाहिए। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, जहाँ पर रूडो एंजन को थैंक्स बोलता है कि उसने उसके ट्रीटमेंट के पैसे दिए, और बोलता है कि मुझे केवल ऊपर जाने की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं क्लीनर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तो एंजन बोलता है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि ऊपर से आए हुए स्प्राइट से लोग कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। तो एंजन बोलता है कि तुम यहाँ रहने वाले लोगों से ऊपर जाने के इन्फॉर्मेशन को जान सकते हो, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, और वैसे भी यहाँ पर फ्री में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए शांत रहो और मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट में आते हैं और खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर रूडो को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस जगह पर वो लोग कचरे फेंकते हैं वहाँ पर इतनी बड़ी सिटी हो सकती है। के बाद एंजन रूडो को बताने लगता है कि ये पूरा एरिया ग्राउंड है और यहाँ पर केवल ट्रैश इकट्ठा नहीं होते हैं, यहाँ पर इमोशंस को एरिमा कहा जाता है। जब एरिमा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत सी चीजों में बदल जाता है, और उन ट्रैश मॉन्स्टर्स भी उन सभी एरिमा में से ही एक है। जो मॉन्स्टर्स इंसानों को देखकर उस पर अटैक कर देते हैं। वैसे तो वो मॉन्स्टर उन्हीं एरिया में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो मॉन्स्टर सिटी की तरफ भी आ जाते हैं। रूडो बोलता है कि तो ह्यूमंस इस जगह को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर देते। तो एंजन बोलता है कि लोग एक ही जगह पर कैद होकर नहीं रहना चाहते हैं। ट्रैश मॉन्स्टर्स पर रेगुलर जाकर कोई असर नहीं होता है, जिसकी वजह से पर केवल एनीमिया का ही अटैक असर करता है, कि उनका कोर एनीमिया से बना होता है, इसलिए एनीमिया से ही बने हुए हथियार उन पर असर करते हैं। हमारे ग्लव्स भी उनमें से ही एक है। अगर कोई राइटर अपने पेन को संभाल के रखता है और अगर कोई इंसान किसी पसंदीदा चीज को संभाल के रखता है तो उसके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और उन ट्रैश मॉन्स्टर्स को हराने के लिए इन्हीं की जरूरत होता है, लेकिन कई सारे लोग अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स की पावर को अवेकन नहीं कर पाते, लेकिन मैं और तुम इनकी पावर को यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें गिवर्स कहा जाता है। सही शब्दों में बताऊं तो क्लीनर्स ट्रैश मॉन्स्टर्स को हराने वाली एक गैंग है। रूडो बोलता है कि तो इसीलिए तुम मुझे अपने गैंग में ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन मैंने अगर तुम्हारे गैंग को ज्वाइन कर लिए तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने के इन्फॉर्मेशन को दे सकते हो। एंजन बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो रूडो बोलता है तो तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि जैसे तुम्हें इसके बारे में सभी चीजें पता है। तो एंजन बोलता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन शायद से हमारे बॉस को इसके बारे में पता होगा, इसलिए तुम्हें हमारे गैंग को ज्वाइन करना चाहिए। और पूछने लगता है कि तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए। तो रूडो बोलता है ये मेरे डैड ने दिया था और ये उनकी आखिरी निशानी है। तो एंजन बोलता है कि इसीलिए तुम इसका इतना ज्यादा ध्यान रखते हो, ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए इसका अच्छे से ध्यान रखना। तो ये सुनकर रूडो को क्रेक्टो का याद आ जाता है, तो ऐसे वो इमोशनल हो जाता है। अब एंजन वहां से जाने लगता है। रूडो उसे सारी चीजों के लिए थैंक्स बोलने लगता है, तो एंजन उसे कुछ पैसे भी दे देता है। तो ऐसे रूडो शॉक हो जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है वो पैसे जो डॉक्टर को दिए गए थे और वो पैसे जो खाने में लगे थे वो उसी के कपड़े को बेचकर मिला था, जिसकी वजह से रूडो गुस्सा होने लगता है। एंजन वहां से निकल लेता है। तो रूडो बोलने लगता है कि मुझे जैसे ही चांस मिलेगा मैं इन लोगों को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। तभी एक बिल्ली रूडो के पैसे को लेकर भागने लगती है, जिसकी वजह से रूडो उसके पीछे जाने लगता है और अनजाने में वो एक इंसान की छड़ी को लेकर उस बिल्ली को पकड़ लेता है और अपने पैसे को वापस ले लेता है। वहाँ पर एक लड़का आता है जो बोलता है कि मेरी छड़ी को वापस करो। तो रूडो बोलता है कि ये तो एक बेकार सी छड़ी है, तुम इसका क्या करोगे। वो लड़का रूडो को वहां पर धक्का देता है और अपनी छड़ी को वापस ले लेता है, जिसके बाद वो अपने छड़ी के पावर को निकालता है, जिसकी वजह से वो भी एंजन की तरह ही अपने छड़ी को यूज कर पाता है। रूडो को अपना पर्सनल ट्रेजर चुराने के लिए उसे सजा देने लगता है। रूडो उससे बच जाता है, तो वो इंसान बोलता है कि तुम रूडो हो, एंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था।
मैं आकुटा हूँ जो क्लीनर्स में है। मेरा नाम जानका है और मैं ही आज से तुम्हारे ट्रेनिंग का इंचार्ज हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मुझे तुम्हें सभी चीजें बेसिक से सिखानी होगी। ये भी सिखानी होगी कि तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। रूडो बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ उस बिल्ली से अपने पैसे वापस ले रहा था। जानका बोलता है कि जाओ अपने बाप से ऐसे बातें करो, लगता है उसने तुम्हें अच्छे से चीजें सिखाई नहीं। तो ये सुनकर रूडो गुस्सा होने लगता है। तभी रूडो को रेक्टो की बात याद आती है जिसने बोला था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना चाहिए और जब जो चीज जरूरी है तुम्हें उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए। जिस वजह से रूडो को रियलाइज होता है कि उसने जानका के पर्सनल चीज को चुराकर अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से रूडो जानका से माफी मांगता है। तो ये सुनकर जानका भी शांत हो जाता है और उस पर अटैक करने के लिए उससे माफी मांगने लगता है। रूडो को विश्वास नहीं हो रहा था कि रेक्टो की बात इतनी काम की निकलेगी। जानका रूडो से उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछने लगता है तो रूडो बताता है कि उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स ये ग्लव्स है, मुझे नहीं पता इसे कैसे यूज किया जाता है। तब जानका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताने लगता है। रूडो को याद आता है कि रेक्टो ने उसे बोला था कि जब भी तुम किसी से बात करोगे तुम्हें थोड़ा सा हंसना होगा, लेकिन उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। और जैसे ही जानका उससे पूछा है कि उसने क्लीनर्स क्यों ज्वाइन किया, तभी रूडो अजीब तरीके से हंसने लगता है, बोलने लगता है कि वो क्लीनर्स की मदद करना चाहता है और वो हासिल करना चाहता है जो उसे चाहिए। जानका को लगने लगता है कि रूडो उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन रूडो बोलता है कि वो तो बस थोड़ी सी हंसने की कोशिश कर रहा है और वो दोबारा से हंसने की कोशिश करने लगता है। इस वजह से जानका को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से रूडो को भी गुस्सा आने लगता है और उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। जानका रूडो के गोल को कचरा कह देता है, जिसकी वजह से रूडो को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गोल को कचरा बोलने की। जानका बोलता है कि मुझे पता था कि मेरे तुम्हारे में कभी भी नहीं बनेगी। जिसके बाद वो दोनों ही अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। तब जानका को पता चलता है कि रूडो अपने ग्लव्स की मदद से किसी भी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकता है। इस वजह से जानका को एहसास होता है कि एंजन ने उससे ये क्यों बोला था कि रूडो के पास नेचुरल टैलेंट है। सोचने लगता है कि तुम्हारे पास भले ही नेचुरल टैलेंट है, लेकिन तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो। जानका अपने हथियार को ऊपर फेंक देता है जो सीधा ही रूडो के आगे जाके गिरता है, जिसकी वजह से रूडो का ध्यान भटक जाता है। लेकिन तभी जानका रूडो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रूडो पीछे हो जाता है और वो भी जानका से लड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जानका के स्पीड के सामने नहीं टिक पाता और जानका उसे जमीन पर पटक देता है। तभी जानका को एहसास होता है कि उसके ऊपर कुछ गिरा है और तभी उसे पता चलता है कि वो चीज टट्टी है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि रूडो जिस हथियार को यूज कर रहा है वो टॉयलेट क्लीनर है। और जैसे वो रूडो को इस बारे में बताने की कोशिश करने लगता है, रूडो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और जानका पर अटैक करने लगता है। अब जानका टट्टी के अटैक से बचने के लिए भाग रहा होता है और इधर रूडो को लग रहा होता है कि उसका हथियार बहुत ही ज्यादा काम का है, जिसने जानका जैसे इंसान को भी डरा दिया है। वो सब पतली गलियों में भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जानका एक बिल्ली से टकरा जाता है और अपने मूवमेंट को खो देता है, जिसकी वजह से रूडो उस पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से जानका के कपड़े पर टट्टी लग जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ढेर हो जाता है। अभी वहाँ पर एंजन भी आ जाता है और जैसे उसे इस कहानी के बारे में पता चलता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रूडो को भी एहसास हो जाता है कि वो इतने समय से किस पावरफुल हथियार को यूज कर रहा था, ऊपर से वो उसे यूज करते समय कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट था। जानका को वो बातें सोच सोचकर बार बार शर्म आ रही होती है, लेकिन इधर एंजन बार बार उस बातें को सोचकर हंस रहा था। एंजन बोलता है कि भले तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग अच्छी ना हो, लेकिन यही तुम्हारा ट्रेनर है। जानका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा गिवर है जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से यूज कर पाता है, इसलिए यही है जो तुम्हें अच्छे तरीके से सिखा सकता है। तो जानका सोचने लगता है कि क्या मैं सच में एंजन को इतना ज्यादा अच्छा लगता हूँ, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तब हमें वहाँ पर एक लड़की को भी दिखाया जाता है जिसका नाम रियो होता है। रूडो को देखने आई होती है और वो रूडो के बालों के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। तो वैसे रूडो को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बाल अप्सरा के हाथों में है। अब वो लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं। अब सभी लोग एक बंजर जमीन से होते हुए एक टनल से गुजरते हुए क्लीनर्स के हेडक्वार्टर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर जानका और रियो अभी के लिए रूडो को गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग रिसेप्शनिस्ट के पास आते हैं, जहाँ सैम्यू नाम की लड़की बैठी हुई थी। एंजन बताता है कि सैम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स उसका चश्मा जो लोगों का विजन एनहेंस करता है। रूडो के पास 2 मक्खी उड़ रही थी जिसे सैम्यू अपने चम्मच से ही मार देती है। सैम्यू जब रूडो के अंदर झांक के देखती है तो उसे अंधेरा दिखाई देता है, जो देखकर वो डर जाती है। सैम्यू बोलती है
कि रूडो का शरीर बहुत ही स्ट्रांग है और उसे ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसे ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, तभी वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल कर पाएगा। और भी कुछ था जो सैम्यू इन्हें नहीं बताती है। तभी सैम्यू बोलती है कि तुम्हारे गर्दन पर पट्टी कहाँ से आई। तो ये सुनकर एंजन हंसने लगता है और बोलने लगता है कि इसी वजह से मक्खियाँ तुम्हारे ऊपर भिनभिना रही थी। अब एंजन और रूडो बॉस से मिलने के लिए चले जाते हैं और एंजन समझ गया था कि कुछ तो है जो सैम्यू छिपा रही है। जिसके बाद वो लोग रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे, जहाँ एंजन बताता है कि उनके क्लीनर्स में 100 लोग हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है, कॉम्बिनेंस, सेंटिनेंस और सपोर्टर्स। लेकिन सभी लोग अभी मिशन पर गए हुए हैं, इसलिए सभी को एक साथ देखना बहुत ही मुश्किल है। के बाद वो एक दरवाजा खोलता ताकि रूडो को कुछ क्लीनर्स से मिलवा सके, लेकिन वहाँ बहुत सारे क्लीनर्स थे जिसकी वजह से एंजन दोबारा से दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद वो लोग बॉस के कमरे में आते हैं। रूडो बॉस से केवल ऊपर जाने का रास्ता पूछने वाला था, तो एंजन बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, ऊपर जाने के लिए भी तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। लेकिन तुम बॉस से कभी भी उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं पूछना, क्योंकि हम क्लीनर्स को भी नहीं पता कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है और उनमें क्या पावर है। लेकिन फिर भी हम उनका ऑर्डर मानते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं, इसलिए कि हमें उन पर भरोसा है। जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर बॉस नहीं होता है। सैम्यू उन्हें बताती है कि बॉस अभी कुछ काम की वजह से कहीं पर गए हुए हैं और कुछ दिनों बाद लौटेंगे। ये सुनकर रूडो गुस्सा होने लगता है कि वो तो यहाँ केवल बॉस से मिलने के लिए आया था, लेकिन उसे अब दोबारा से कुछ दिन और वेट करना होगा। अभी वहाँ पर रियो आती है और बोलती है कि जब तक बॉस नहीं आते तुम हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलते हो, क्योंकि जब तक बॉस नहीं आएंगे तुम कभी भी ऑफिशियली क्लीनर्स नहीं बन सकते हो। इससे वो एक दूसरे को अच्छे से जान भी पाएंगे और वो लोग कैसे काम करते हैं ये भी देख पाएंगे। इसके बाद सैम्यू उन्हें उनके काम के बारे में एक्सप्लेन कर देती है और बोलती है कि बल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जिसके बैरिकेड्स पर छोटे कचरा मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं और उन्हें हमें जाकर रोकना होगा। रूडो पूछता है कि बल्यूटेड जोन क्या है, तो सैम्यू बताती है कि इस जगह को 3 भागों में बांटा गया है। सेफ जोन जिसमें इंसान रहते हैं, बल्यूटेड जोन जिसमें कचरा मॉन्स्टर्स रहते हैं, और तीसरा जिस जगह पर रूडो गिरा था उसे कहते हैं नो मैंस लैंड, जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक कचरा मॉन्स्टर रहते हैं और वहाँ जो भी जाते हैं वो मारे जाते हैं। और अब तक उन्हें 6 माइंस लैंड के बारे में पता चला, क्योंकि लोग वहाँ पर जाते ही मर जाते हैं और उनमें इतने बड़े कचरा मॉन्स्टर्स रहते हैं जिनके सामने गिवर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे सामने एंजन था जिसने तुम्हें बचा लिया। सैम्यू अब एंजन से पूछती है कि वैसे तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे, तो एंजन बोलता है कि मैं तो बस वहाँ पर घूम रहा था। अब सैम्यू रूडो को मास्क देती है और बोलती है कि बल्यूटेड जोन में हमेशा ही मास्क पहन के रखना, वरना वो मर जाएगा और नो मैंस लैंड में तो 15 मिनट में ही मर जाएगा। अब रूडो रियो के साथ मिशन पर निकल जाता है, जहाँ पर रियो बोलती है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। रूडो सोचने लगता है कि जब वो स्पेयर में रहता था तो उसे लगता ही नहीं था कि नीचे कोई रहता होगा। उसे तो ये लगता था कि जब लोगों को पेट में फेंका जाता होगा वो मर जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ है, ऊपर वालों को तो पता भी नहीं है इसके बारे में। लेकिन रूडो को यहाँ पर कचरा नहीं बल्कि सोना दिखता था जिन्हें वो बनाकर बेच भी सकता था। रूडो रियो से पूछता है कि ये लोग कौन है, तो रियो बताती है कि ये लोग भी क्लीनर्स है, लेकिन ये सपोर्टर्स हैं क्योंकि इनके पास हमारी तरह पावर नहीं है, लेकिन ये लोग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। अभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो रूडो से हाथ मिलाता है और रूडो के हाथ को ही दबा देता है। रियो बताती है कि इस इंसान का नाम ग्रीस है जो मॉन्स्टर्स के बैरियर को आसानी से ब्रेक कर सकता है और इसका ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत है। रूडो सोचता है कि उसे इन लोगों को अच्छे से देखना चाहिए ताकि वो भी अच्छे से लड़ना सीख सके। अभी बैरिकेड्स के पास कुछ कचरा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो बकरी जैसे होते हैं, जो बहुत सारे थे, जो देखकर रूडो डरने लगता है। लेकिन रियो बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ही स्लो है और बहुत ही कमजोर भी है और ये तो इस बैरिकेड्स पर एक डेंट भी नहीं लगा पाएंगे। तब वो मॉन्स्टर उस बैरिकेड पर अटैक करने लगते हैं और अपने सींग से उसे मारने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो रूडो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर्स भी जानवरों की तरह है और उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं। तब वहाँ पर भेड़ जैसे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो बैरिकेड्स पर अटैक करने लगते हैं। तो रूडो रियो को बोलने लगता है कि कुछ करो वरना ये बैरिकेड्स को तोड़ देंगे। तो रियो बोलती है कि टेंशन मत लो, अभी सब कुछ ठीक है, ये बस थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम इन्हें ध्यान से देखना और इससे लड़ने के बाद हम दोबारा से जाकर तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी भी रख सकते हैं। रूडो अब सोचने लगता है कि रियो इतना शांत कैसे है। तो रियो बोलती है कि नीचे जिंदा रहने के लिए अपने दिमाग को ठंडा करना सीखो। तभी रूडो को याद आता है कि एंजन भी उसके साथ जब था वो भी अपने दिमाग को शांत रखता था। रूडो सोचने लगता है
कि अब वो भी शांत रहेगा और कुछ भी हो जाए अपने दिमाग को ठंडा रखेगा। अभी वहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर आता है जो उस बैरिकेड को तोड़ देता है, जिसे देखकर रूडो डर जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग को शांत रखता है। रियो बोलती है कि उसने कभी भी इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं देखा। तभी वो अपने जेब से एक कैंची निकालती है जो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट था। तब रियो अपने कैंची के साइज को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेती है और उसे अपने पैरों से चलाने लगती है। ग्रीस बताने लगता है कि वो कैंची ही रियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। इसका नाम रीपर था। ज्यादातर लोग कैंची को हाथों से चलाते हैं, लेकिन रियो उस कैंची को अपने पैरों से चलाती है। यानी एक गिवर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे चलाता है वो उसी पर डिपेंड करता है। अब ग्रीस रूडो को बोलता है कि भले ही वो वहाँ पर देखने आया, लेकिन उसे भी चौकन्ना रखना होगा। लेकिन तभी रूडो के पीछे एक भेड़ जैसा मॉन्स्टर आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रीस उसे बचा लेता है और अपने हाथों से उसे वहीं पर गिरा देता है और उसे रियो की तरफ फेंक देता है, जिससे रियो अपने कैंची की मदद से काट देती है और सभी सपोर्टर्स को बोलती है कि और भी मॉन्स्टर्स को मेरी तरफ फेंको। रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर्स के पास पावर नहीं होता, जिसकी वजह से वो इन मॉन्स्टर्स को मार नहीं सकता, लेकिन वो इन्हें कमजोर कर सकता है ताकि गिवर्स उन्हें आसानी से मार सके। इस तरह वे लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। अब रियो उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। इधर वो छोटा मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था जो एक सपोर्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे रूडो बचा लेता है और बोलता है कि उसे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे काम करना होगा और वो यहाँ पर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता है। रूडो के हाथ में एक ग्रॉड था जिसे वो अपने पावर की मदद से एक पिंजरे में कन्वर्ट कर देता है। रूडो सोचने लगता है कि वो उसने ऐसे कैसे किया। तभी वो मॉन्स्टर उस पिंजरे को अपने दांतों से काटने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर रियो आती है जो उस मॉन्स्टर को मार देती है और रूडो को तारीफ करने लगती है कि उसने किसी को बचाने की कोशिश की। ये सब रियो से पूछता है कि क्या उसने उस बड़े मॉन्स्टर को मार दिया, तो रियो बोलती है कि नहीं, उसने 2 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन फिर भी वो बड़ा मॉन्स्टर अभी तक जिंदा ही है। ये बात बहुत अजीब है कि इस मॉन्स्टर में कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है और वो लोग जानवर की तरह होते हैं जिन्हें 2 टुकड़े कर देने पर मर जाना चाहिए, लेकिन ये मॉन्स्टर अभी तक नहीं मरा है। अब रियो बोलने लगती है कि वो इस मॉन्स्टर को इतने टुकड़े करेगी वो किसी काम को करने के लायक ही नहीं रहेगा। तो वो ग्रीस बोलने लगता है कि ये नए तरह का मॉन्स्टर है, इसलिए इस चीज का रिपोर्ट उन्हें करना चाहिए और वहां से चले जाते हैं। तो रियो भी उस मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। तो रूडो पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करेगा, लेकिन रियो उस पर सवाल का जवाब नहीं देती है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। उस मॉन्स्टर के बालों को काट देती है, जिसकी वजह से उसके सिर में कुछ चमकता हुआ दिखता है। फिर वो मॉन्स्टर पागल हो जाता है और रूडो पर भी अटैक कर देता है। रूडो अब सोचने लगता है कि उसे तो उस कमीने को सबक सिखाना था जिसने रेक्टो को मारा था और उसे स्पेयर में रहने वाले लोगों को सबक भी सिखाना था, लेकिन वो तो अपनी पावर को ही नहीं समझ पाता और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कचरा है, वो बेकार है। लेकिन तब वहाँ पर ग्रीस आता है और उसे पकड़ कर बचा लेता है और उसे अपने कंधे पर लेकर भागने लगता है और उसे मोटिवेट करने लगता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता है और खुद को इतना कमजोर नहीं माने। इधर रियो को उस मॉन्स्टर का वाइटल पॉइंट मिल जाता है जो उसके सिर में था, जिसे वो एक ही अटैक में काट देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी मर जाता है। रियो बोलती है कि उसने इस चीज पर अटैक किया जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मारा गया और यही उस मॉन्स्टर का पावर सोर्स था, लेकिन वो चीज एक चाकू थी और वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन वो उस मॉन्स्टर के अंदर गया कैसे। दूसरी तरफ हम उस इंसान को देखते हैं जिसने रूडो को बेचना चाहा, जो अपने आप को एक अलग कमरे में पाता है और उसके सामने ही एक इंसान बैठा हुआ था जिसने हुडी पहने हुई थी और वो इससे रूडो के बारे में पूछने लगता है कि जो लड़का ऊपर से आया था वो कहाँ पे है। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जानकार नोटिस करता है कि सभी लोग रूडो के यहाँ पर जॉइन होने की वजह से पार्टी कर रहे होते, लेकिन रूडो खुद उदास होता है, जिसके बारे में वो रियो से पूछता है। रियो बोलती है कि कल के जॉब में रूडो के इंस्ट्रूमेंट्स ने अच्छे से काम नहीं किया था, इसी वजह से वो उदास है। तो जानकार बोलता है तो ये बात है, लेकिन मैंने तो सुना था कल तुमसे एक अजीब सा मॉन्स्टर टकराया था। तो रियो बोलती है कि हाँ ये सच है, लेकिन उस मॉन्स्टर का कोर कोई एनिमल नहीं था बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट्स था, जो काफी अजीब बात है। लेकिन ये काम मैंने सीनियर्स के ऊपर छोड़ दिया, इसलिए मैं इसकी चिंता क्यों करूं। अब ग्रीस रूडो से मिलने के लिए चला जाता, जो पिछले एपिसोड में रूडो के साथ जॉब पर था। रूडो को उसके साथी को बचाने के बदले थैंक्स बोल रहा था। तो रूडो बोलता है इसमें अजीब बात नहीं है, लेकिन मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और ईयर में भी ऐसा ही था, क्योंकि मैं वहाँ पर लोगों से अच्छे से बात नहीं करता था, जिसकी वजह से रेक्टो को मेरे बदले सबसे माफी मांगना पड़ता था और इसलिए मैं जल्द से जल्द ऊपर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं बन पाता हूँ जो दूसरे लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि दूसरे लोग ही मुझे बचाते हैं। ग्रीस बोलता है मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को अच्छा नहीं मानते और वो लोग उन्हें कमजोर मानते, लेकिन
तुम उनसे अलग हो और तुम हमें भी अच्छे से ट्रीट करते हो। ऊपर से फ्लो ने क्लीनर्स को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो ट्रैश मॉन्स्टर को हरा सके, लेकिन बिना पावर के वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने चीज को अच्छे से ख्याल रख रहा है ताकि वो एक दिन गिवर्स बन सके और ट्रैश मॉन्स्टर को भी हरा सके। लेकिन जब से वो सपोर्टर बना है तब से उसने डिसाइड किया है कि अगर वो गिवर बन भी जाएगा तब भी वो सपोर्टर ही बनना चाहेगा, ताकि जो लोग सपोर्टर्स को कम समझते हैं वो उनके सामने जॉब कर सके और वो सपोर्टर्स को भी अहमियत दिला सके। इसलिए तुम्हें भी उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें बस अपने टारगेट पर ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारा पाथ भी क्लीन हो जाएगा। इसलिए तुम अपने आप का ध्यान भी रखो क्योंकि तुम यहाँ पर जिंदा हो। इसके बाद ग्रिस रूडो के सिर पर हाथ सहलाता है, जिसकी वजह से रूडो को अपनापन महसूस होता है। वहाँ पर एंजन और रियो भी आते हैं जो रूडो को खाना खाने के लिए बोलने लगते हैं, जिन्हें देखकर रूडो को अपनापन महसूस होने लगता है और वो भी उस पार्टी को एंजॉय करने लगता है। तब वहाँ पर एक इंसान आता है जो वहाँ पर मीटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे सभी लोग ध्यान से देखने लगते हैं और एंजन रूडो को भी ध्यान से देखने के लिए बोलता है और ताकि वो अपनी कोर की तरफ बढ़ सके। के बाद हमें उस इंसान को भी दिखाया जाता है जो रूडो को बेचना चाहता था, जिसे जो इंसान रूडो के बारे में पूछा था उसने बुरी हालत कर दिया था और वो बार बार रूडो के बारे में ही पूछ रहा था। इससे उसको रूडो के अपीयरेंस के बारे में पता चल जाता है। सैम्यू को एक मिशन के बारे में कॉल आता है जिसके लिए वो सपोर्टर्स और गिवर्स को इकट्ठा कर लेती है। अंका सैम्यू से पूछने लगता है कि आखिरकार रूडो हमारे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली क्लीनर्स नहीं बना है और वो इस ट्रेनिंग को नहीं कर सकता। तो सैम्यू बोलती है मैंने रूडो को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि जो मिशन हमें मिला है वो रूडो से रिलेटेड है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर ने पोलेटेड जॉन में एक इंसान पर हमला कर दिया था और उसने उस इंसान के सामान को ले लिया था, जिसकी वजह से वो इंसान क्लीनर से हेल्प मांगता है और वो बोलता है कि उसे अपना सामान वापस चाहिए, इसलिए क्लीनर्स उसका हेल्प करे और उस मॉन्स्टर को मार दे। ऊपर से उसे वहाँ पर एक लिविंग पर्सन भी दिखाई दिया था जो स्पेयर से आया हुआ था। ये बहुत अजीब बात है कि एक ही टाइम में दो स्पेयर आए हैं, इसलिए मुझे लगा कि रूडो को इसमें इंटरेस्ट होगा जिससे उसे ऊपर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। रियो रूडो को इस बारे में सोचने के लिए बोलता है तो रूडो सोचने लगता है कि मैं अभी भी अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं दोबारा से इन लोगों पर बोझ बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं वहां पर जाऊंगा मुझे ऊपर जाने का रास्ता भी मिल सकता है। इसलिए वो वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जानका को अभी भी ये बात अच्छा नहीं लग रहा होता। तो सैमी बोलती है इस मिशन को पहले जन करने वाला था लेकिन उसे दूसरा मिशन मिल गया, इसलिए उसने तुम्हें ये काम दिया क्योंकि उसे तुम पर भरोसा है। जो सुनकर जानका खुश हो जाता है, इसकी वजह से जानका एक्साइटेड हो जाता है और वो लोग उस लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर रूडो ग्रीस से पूछता है कि तुम अपने पास कोई हथियार नहीं रखते हो। तो ग्रीस बोलता है कि मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक नाइफ रखता हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथों के साथ ही लड़ना पसंद है। तो उसका साथी बोलता है कि ये अपने पास एक और भी चीज रखता है जिससे ये प्रे करता है कि हम सभी लोग वापस अच्छे से आ सके। तो रूडो को लगने लगता है कि ग्रीस एक अच्छा इंसान है। तब वहाँ पर वो मर्चेंट आ जाती है जिसने उन लोगों को हायर किया होता है। तब रूडो उससे उस स्प्राइट के बारे में पूछने लगता है तो वो बोलती है मैंने उस स्प्राइट को दूर से ही देखा था और वो बेहोश भी हो गया था, जिसकी वजह से मैं उसे कुछ नहीं पूछ पाई थी, लेकिन मुझे उसकी चिंता हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग मॉन्स्टर से लड़ो और उसे सुरक्षित करो। तो रूडो बोलता है कि कहीं तुम उसे बेचने के बारे में तो नहीं सोच रही हो। वो लड़की मना करने लगे और बोलती है मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे भी स्प्राइट के बारे में जानने में इंटरेस्ट है। जिसके बाद वो उन सबको उस जगह पर ले जाने लगता है जहाँ पर जानकर सोच रहा था मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी जिंदा होगा क्योंकि ट्रैश मॉन्स्टर उसे मार चुके होंगे। लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि एक मॉन्स्टर ने एक स्प्राइट को किडनैप किया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो स्प्राइट किडनैप हुआ होता है। जिसके बाद वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। तो वो लड़की उसे उस स्प्राइट को दिखाती है और उन्हें धक्का देकर उस स्प्राइट को बचाने के लिए बोलने लगती है, लेकिन जब रूडो ध्यान से देखता है तो वो स्प्राइट नहीं बल्कि एक डॉल होता है। तभी वो लड़की अचानक से चिल्लाते हुए पीछे की हो जाती है और अभी उन सभी क्लीनर्स के नीचे से जमीन टूट जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। जानका उस लड़की से उस स्प्राइट के बारे में पूछने लगता है तो वो लड़की रूडो की तरफ इशारा करते हुए मड में कन्वर्ट हो जाती है। अभी वहाँ पर दो राइडर्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर जानका समझ जाता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया और उनके सामने जो है वो राइडर्स हैं तो रूडो के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन रूडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो पूछता है कि ये राइडर्स क्या होते हैं। ग्रीस बताता है कि ये राइडर्स गुंडे हैं। कुछ सालों पहले तो ये लोग छोटे मोटे चोरियां करते थे, लेकिन अब इनका मेथड चेंज हो चुका है और ये बहुत अजीब बात है कि ये राइडर्स अब एक्सपेरिमेंट में भी भाग ले रहे हैं। जिसके बाद ग्रीस
तीन सपोर्टर्स को वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने के लिए बोलने लगता है और खुद फूलो के साथ मिलकर रूडो और जांका का मदद करने के लिए आगे आ जाता है। इसके लिए जांका भी एग्री कर जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जांका बोलने लगता है कि तुम इस स्प्राइट के पीछे लगे हो, लेकिन मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। लगता है तुम्हें स्पेयर्स के बदले काफी अच्छे पैसे मिलते होंगे। जिस लोग बोलते हैं कि हम उस बच्चे को बेचना नहीं चाहते, हम तो उसके जरिए स्पेयर्स के बारे में और भी ज्यादा चीज जानना चाहते हैं, जैसे बिना मरे बॉर्डर के पार कैसे आ गया। जांका बोलने लगता है कि अगर ये सब रूडो को पकड़ने के लिए है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी ट्रैश मॉन्स्टर नहीं है, इसका मतलब कि मैं तुम लोगों को आसानी से हरा सकता हूँ। तो वो लड़की बोलने लगती है कि भले यहाँ पर कोई भी ट्रैश मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे बनाए हुए मर्ड मौजूद हैं। तो जांका बोलता है कि इन्हें तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ। तो मर्ड जांका पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जांका भी उन्हें आसानी से मारने लगता है। लेकिन तभी एक मर्ड के अंदर से दूसरा राइडर निकल के आता है और वो जांका पर अटैक कर देता है। वो गर्ल्स राइडर बोलने लगती है, लोगों ने अभी तक सिर्फ ट्रैश मॉन्स्टर से ही लड़ाई की है, इसलिए तुम लोगों को ह्यूमन के साथ लड़ने में काफी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो शुरू करते हैं, जिसके बाद वो दोबारा से जांका पर अटैक कर देती है और वो राइडर भी जांका पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जांका अच्छे से लड़ नहीं पाता और धीरे धीरे वो जख्मी होने लगता है। और वो जैसे ही उस लेडी राइडर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसके नीचे एक मड ट्रैप है, जिसे उस लड़की ने पहले ही बिछा कर रखा था, जो बोलती है कि इस टाइम तुम ही एक पर्सन हो जो हम लोगों को रोक सकता है, इसलिए अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो हमारी प्रॉब्लम में बाधा भी नहीं बनेगी, इसलिए जल्दी आप हट जाओ। तो वो ये सुनकर जांका बोलने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन शांत रहकर मुझे ये पता चला है कि तुम्हारे पास जो सावल है उससे तुम मुझ पर अटैक करते हो और दूसरा पर्सन अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मुझ पर अटैक करता है। और ये गलत है, क्योंकि वो पर्सन केवल अपने मुक्कों से ही मुझ पर अटैक करता है। और भले ही मैं लोगों के साथ लड़ने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स पर पूरा भरोसा है और मैं इसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाता हूँ, क्योंकि मैं हर सुबह इसका अच्छे से ख्याल रखता हूँ और इससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब वो लड़के अपने मर्ड की मदद से जांका पर अटैक कर देते, लेकिन जांका अपने इंस्ट्रूमेंट्स को जमीन पर जोर से पटकता है। इससे काफी सारे फ्रीक्वेंसी बाहर आते हैं, जिसके मदद से जांका ये पता लगा लेता है कौन से मर्ड के अंदर वो राइडर छिपा हुआ है। तभी वो एक ही बार में उन दोनों राइडर्स को ही हरा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और राइडर आ जाता है, जो वही था जो रूडो के बारे में पता लगाना चाहता था। अब हमें दिखाया जाता है कि इधर सभी लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे और उन्हें एक दरवाजा भी मिलता है जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है। क्रिस वहाँ पर 3 सपोर्टर्स को ऊपर जाने के लिए बोलता है, ताकि वो लोग यहाँ पर बाकी को मदद करने के लिए ला सके, और खुद यहाँ पर जांका की मदद करने के लिए सोचता है। तभी वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। क्रिस को लगता है कि ये जांका है जो उन राइडर्स को हरा कर आया, लेकिन वो जांका नहीं था और वो सिर्फ रूडो को ही देख रहा था और बोलने लगता है कि इसके बाल व्हाइट है, इसका मतलब यही वो गिवर है, और वो दीवार में चिपक जाता है, जिससे ग्रीस समझ जाता है कि ये इंसान भी एक राइडर है और इस इंसान का नाम जैबर था। अब जैबर बाहर जाने के रास्ते को तबाह कर देता है, तो ग्रीस जैबर से बोलने लगता है कि रूडो क्लीनर्स का हिस्सा है, इसलिए अगर जैबर को रूडो चाहिए तो पहले उसे उनसे निपटना होगा। जैबर बोलता है कि मैं पहले से ही लेट हो चुका हूँ और मैं रास्ता भी भटक गया हूँ। तो ग्रीस बोलने लगता है कि आखिर तुमने जांका के साथ क्या किया, लेकिन जैबर ग्रीस को इग्नोर करके रूडो से बात करने लगता है और बोलता है कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए तुम्हें उसके साथ चलना चाहिए। और वो रूडो के मास्क को भी निकालने लगता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। रूडो अब पूछने लगता है कि आखिर उसने जांका के साथ क्या किया, तो जैबर बोलने लगता है कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं उन्हें वो नहीं मारता, और जैबर ने अभी जांका को केवल जहर दिया है और जांका अभी तक तो जिंदा है, लेकिन वो कभी भी मर सकता है। जिसके बाद जैबर अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है, तो जैबर के हाथ से लोहे के पंजे निकल जाते हैं और वो रूडो से बोलने लगता है कि वो अगर शांति से चलेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन तभी ग्रीस और फोलो जैबर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैबर उन दोनों को लात मारकर दूर फेंक देता है और वो फोलो से बोलता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन ग्रीस नहीं। तो ग्रीस बोलता है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपनी टीम को प्रोटेक्ट करेगा। जैबर बोलने लगता है कि मैंने सुना है क्लीनर्स में सपोर्टर्स नाम के फालतू लोग रहते हैं, तुम लोग तो फालतू हो, इसलिए तुम क्या किसी को बचाओगे। रूडो ग्रीस से बोलने लगता है कि ये पावरफुल है इसलिए तुम इससे नहीं लड़ पाओगे, लेकिन जैबर उसे बोलता है कि तुमने देरी कर दी, ग्रीस तो पहले ही मर चुका है, क्योंकि जैबर ने अपने पंजे को ग्रीस के पेट में घुसा दिया था, जिसकी वजह से ग्रीस के जो तालिस्मान था वो नीचे गिरने लगता और रूडो उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से रूडो को वहाँ पर ग्रीस नहीं बल्कि रैक्टो दिखाई देने लगता है। के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रैक्टो देखता है कि रूडो अपना सर दीवार पर मार रहा है और रैक्टो रूडो से पूछने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो रूडो बोलने लगता है कि पता नहीं, मुझे बस गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं अपने सर दीवार में क्यों मार रहा था। तो रैक्टो बोलने लगता
है तुम ऐसा इसलिए ही कर रहे थे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया था और ये भी तुम बेकार हो। फिर हेक्टर रूडो से बोलता है चलो बाहर घूमते हैं, बाहर कुछ भी ऐसा जरूर होगा जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होगा और बाहर हम ढेर सारी चीजों को देखेंगे और जल्द ही तुम्हारा ये घर सभी चीजों से भर जाएगा जो चीज तुम्हें पसंद है। ये बाहर आ जाते हैं और वो बुक्स देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं और कुकिंग भी ट्राई करते हैं, लेकिन रूडो को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर रूडो दीवार के उस तरफ देखता है जहाँ पर एक इंसान एक कचरे को फेंक रहा था और तभी रूडो भागते हुए जाता है और उस कचरे को निकाल लेता है जो एक गुड़िया थी। तभी रूडो रोते हुए बोलने लगता है कि इसमें तो थोड़े से स्क्रैच है और इसे लोग फेंक कैसे सकते हैं, मैं इसे बना लूंगा। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो ने उस तालिस्मान को पकड़ लिया था और वो उसे ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रीस जो अभी जिंदा था वो देखने लगता है और बोलने लगता है कि अब मुझे पता चला कि रूडो पहले अपने पावर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता था। बोलने लगता है कि रूडो की पावर ये नहीं है कि वो किसी भी चीज को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देता है, कि असली पावर ये है कि वो किसी भी चीज को छूकर उसकी असली वैल्यू को समझ से लेता है। अब रूडो उस तालिस्मान को कन्वर्ट करके एक बहुत बड़ा कर लेता है। जबर ये देखकर बोलने लगता है कि तुम्हारी पावर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है और रूडो ग्रीस की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि ग्रीस की वजह से मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए, पर अगर वो अभी ग्रीस से नहीं मिला होता तो रूडो अभी कुछ नहीं कर पाता। और जैबर से बोलने लगता है वो उसे हरा देगा। तो जैबर बोलने लगता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब जैबर बोलता है कि चलो फाइट शुरू करते हैं और वो रूडो पर अटैक कर देता है और इधर ग्रीस का बहुत ही ज्यादा ब्लड बह रहा था जिसकी वजह से फोलो को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और ग्रीस सोचने लगता है कि पिछले बार रूडो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस बार रूडो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन अब उसका दिमाग क्लियर है। जैबर इधर रूडो से बोलने लगता है तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, तुम एक जगह खड़े ही क्यों हो। रूडो बोलने लगता है कि दम है तो मुझ पर अटैक करके दिखा। तो जैबर उस पर अटैक कर देता है लेकिन रूडो किसी तरह उसके अटैक से बच जाता है और जैबर दोबारा से रूडो पर अटैक कर देता है लेकिन उसका कोई भी अटैक रूडो को नहीं छू पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो बोलने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो रूडो बोलने लगता है कि ग्रीस इस तालिस्मान से प्रे किया करता था कि वो सभी को प्रोटेक्ट करेगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा, इसके वजह से ये तालिस्मान अभी रूडो को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसे किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचने दे रहा है। तो जैबर बोलने लगता है कि इस तरह तो तुम भी मुझ पर अटैक नहीं कर पाओगे। तो रूडो बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा था बल्कि तुम ही मुझ पर अटैक ही नहीं कर पा रहे थे और तुम ही हट जा रहे थे। अगर अब दोबारा से रूडो पर अटैक कर देता है लेकिन तालिस्मान रूडो को स्लो कर देता है और रूडो बोलने लगता है वो तालिस्मान से उस पर अटैक नहीं कर सकता है लेकिन मुक्के से तो कर सकता है और वो जैबर को एक मुक्का मारता है और उसे दूर फेंक देता है। जैबर बोलने लगता है कि उसकी पावर तो कमाल की है और वो चुपके से रूडो पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तालिस्मान उसे दोबारा से बचा लेता है, जिसकी वजह से रूडो दोबारा से जैबर को एक मुक्का मारता है। जैबर वहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगता है और धूल में मिलकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तालिस्मान फिर से उसे पकड़ लेता है। जैबर अब तेजी से इधर उधर भागने लगता है और रूडो पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है लेकिन तालिस्मान के इनादों से वो नहीं भाग पा रहा था और उसका कोई भी अटैक रूडो पर नहीं छू पा रहा था। जैबर नहीं रुकता और रूडो पर बार बार अटैक करता है लेकिन वो अटैक नहीं कर पा रहा था और बार बार रूडो से मार खा रहा होता है लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और हंसने लगता है। तो रूडो उसे हार मानने के लिए बोलने लगता है। जैबर बोलने लगता है कि बड़ी दिनों बाद मैंने इतना मार खाया है लेकिन मैंने नोटिस किया है जब मैं तुम पर अटैक करता था तो ये तालिस्मान मुझे दूर कर देता, लेकिन जब मैंने पत्थरों से तुम पर अटैक कर दिया था लेकिन ये तालिस्मान तब कुछ नहीं किया था। का मतलब ये तालिस्मान उन चीजों से केवल प्रोटेक्ट करता है जिसके मन में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की भावना हो। इसके बाद जैबर अपने पंजों को निकाल लेता है क्योंकि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट था और इसका नाम मनकीरा था। राइट हैंड वाले पंजों में जहर होता है और इतना कहते ही वो अपने पंजों को अपने में ही घुसा लेता है, हंसने लगता है और बोलने लगता है कि अब वो पागल हो जाएगा और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगेगा तो क्या तब भी ये तालिस्मान में प्रोटेक्ट करेगा। और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो अपने पीछे की दीवार को काट देता है। अब जैबर जोर से चिल्लाने लगता है और रूडो पर अटैक कर देता है। तो रूडो सोचने लगता है कि जैबर अभी होश में भी नहीं है लेकिन फिर भी वो कितना तेज है, उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए वरना इस फाइट में ग्रीस और फ्लो को भी चोट लग सकती है। लेकिन जैबर रूडो के सामने आकर उस पर अटैक कर देता है और इस बार रूडो का तालिस्मान जैबर को नहीं रोकता, जिसकी वजह से रूडो किसी तरह करके जैबर के अटैक को रोकता है और उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन जैबर दोबारा से चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है। रूडो को यकीन नहीं हो रहा था कि जैबर ने उसे लड़ने का तरीका इतनी जल्दी निकाल लिया और उसे लगता है कि जैबर के पास जरूर लड़ाई के काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और ऐसे इंसान को मासोचिस्ट कहा जाता है। हमें रूडो का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे रूडो को तंग कर रहे होते हैं और उसे मार कर बोलते हैं कि क्या तुम हम पर दोबारा से अटैक नहीं करोगे, लगता है तुम्हें मार खाने में अच्छा लगता है, जरूर तुम मासोचिस्ट होगे। रूडो घर जाता है और
और अपने अंकल से पूछता है ये मासोचिस्ट क्या होता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जैबर तेजी से रूडो पर अटैक कर रहा होता है और रूडो किसी तरह कर उसके अटैक से बच रहा होता है, क्योंकि अब जैबर पहले से ज्यादा तेज और खतरनाक हो गया था। जैबर रूडो को अपना पंजा मारने ही वाला था, लेकिन तभी उस पर एक डंडा आकर लगता है और ये डंडा जांका का था, जो आते ही बोलने लगता है कि मुझे तो अच्छे से हरा पाए नहीं और यहाँ इस बच्चे को हरा रहे हो। जांका रूडो से बोलता है कि मुझे भी इस कम्युनिटी से अपना हिसाब पूरा करना है। तो रूडो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तो जांका बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है कि तुम अपने पावर को अब अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो। रूडो बोलता है कि लेकिन अब वो तालिस्मान उसे नहीं बचा पा रहा है। तो जांका बोलता है कि वो काफी देर से उनकी फाइट देख रहा था और उसे पता चलता है कि जब किसी के मन में चोट पहुंचाने की भावना होती है तब ये तालिस्मान उसे बचाता है। लेकिन अब रूडो का तालिस्मान बेकार हो गया और पॉइजन की वजह से जांका भी अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाएगा। जांका बोलता है कि अब वो एक चीज ट्राई करने वाला है जिसमें वो रूडो को मारेगा और वो देखेगा कि क्या ये तालिस्मान रिएक्ट करता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो जरूर उसे जैबर के पास टेलीपोर्ट कर देगा और अगर ये प्लान फेल हुआ तो रूडो के सिर पर एक जोरदार डंडा पड़ेगा। अब जैबर भी उड़ जाता है और वो दोबारा से रूडो पर अटैक कर देता है। जांका रूडो को बोलता है कि वो ध्यान रखे कि जैबर का एक भी अटैक उसे ना लग पाए, वरना अगर एक भी अटैक रूडो को लगेगा तो होश में नहीं रह गया। और जिसके बाद जांका अपने अटैक को तैयार करता है और वो रूडो को एक अटैक करने वाला था, लेकिन तभी रूडो का तालिस्मान रिएक्ट करता है और वो जांका को जैबर की तरफ टेलीपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जांका उस अटैक को जैबर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से जैबर दूर जाकर गिरता है। जांका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका प्लान सच में सक्सेस हो गया, लेकिन रूडो बोलने लगता है कि क्या तुम सच में मुझे डंडा मारने वाले थे। तो जांका बोलता है कि नहीं, मैं तो बस ट्राई कर रहा था। जांका बोलता है कि वो दोनों मिलकर जरूर जैबर को हरा देंगे। तब जैबर उन दोनों पर दोबारा से अटैक कर देता है और जांका भी अपने अटैक को रूडो पर करने वाला था, लेकिन तभी तालिस्मान दोबारा से जांका को जैबर की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से जैबर दोबारा से जांका को मारता है और दोबारा से उसे दूर फेंक देता है। अब जांका इस टीम अप की मदद से जैबर को बुरी तरह हराने लगता है और इस फाइट में जैबर को होश भी आ जाता है। तब जांका जैबर को जमीन पर पटक देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अब किसी भी काम की नहीं बची थी। और इधर रूडो का तालिस्मान भी टूटने लगता है और वो राख बन जाता है। अंकल सोचने लगता है कि लगता है रूडो का इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देर तक काम नहीं करता और यह लगता है कि कुछ और बात था। और रूडो सोचने लगता है ये उसने क्या कर दिया, उसने ग्रीस का तालिस्मान बेकार कर दिया। फिर रूडो को कुछ होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और जांका उसके पीठ पर पंजे का निशान देख लेता है और वो सोचने लगता है कि जैबर ने उस पर अटैक कब कर दिया। फिर जैबर को भी होश आ जाता है और वो बोलने लगता है कि उसने बेहोशी में क्या किया वो उसे नहीं पता, लेकिन जरूर उसने कुछ अच्छा काम ही कर लिया होगा। और जांका सोच रहा था कि इतनी मार खाने के बाद जैबर होश में कैसे है। जैबर बोलता है कि उसके लेफ्ट वाले पंजे उसके शरीर के दर्द को गायब कर देता है और राइट वाले पंजे में पॉइजन होता है, लेकिन जैबर का शरीर इससे इम्यून हो गया, जिसकी वजह से उस पॉइजन का असर जैबर पर केवल 10 मिनट तक रहता है और जांका पर इसका असर 30 मिनट तक रहेगा। जिसके बाद जैबर जांका को दोबारा से स्टैप कर देता ताकि 30 मिनट तक वो कुछ न कर पाए, जिसके बाद वो रूडो के पास चला जाता है और रूडो का शरीर पैरालाइज हो गया था। जैबर बोलने लगता है कि अगर उसने ये मिशन पूरा नहीं किया तो उसे बहुत डांट पड़ेगी, जिसके बाद वो रूडो को लेकर वहां से जाने लगता है और जांका इसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। जैबर बोलता है कि उनके 2 साथियों का क्या हुआ, जरूर उसे कोई ना कोई आकर उठा ही लेगा। रूडो सोच रहा होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता और उसकी वजह से जांका और बाकी सब खतरे में है और जैबर उसी गड्ढे के पास आ जाता है जहाँ पर से सभी लोग गिरे थे और वो एक छलांग मारकर उस जगह से बाहर आ जाता है। जैसे वो बाहर आता है तभी वो देखता है कि वहाँ के सभी बिल्डिंग्स को किसी ने तोड़ दिया और वहाँ पर रियो भी होती है। तभी एंजन जैबर के पेट में अपने छाता को सेर देता है। एंजन बोलता है कि उसने उसके साथियों को बेसमेंट में फंसा दिया ताकि वो किसी को कॉल न कर पाए। इतनी घटिया हरकत थी। वो तो ठीक हुआ कि टॉमी बाहर आ गई और उसने पास के टाउन में जाकर हमें सब चीज बता दी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ पाए। टॉमी बोलती है कि जांका और बाकी सब अभी भी बेसमेंट में ही है, उसे कुछ हो ना गया हो, लेकिन एंजन बोलता है कि चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो लोग इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और टॉमी को कुछ लोगों के साथ उन लोगों को लाने के लिए भेज देता है और इधर जैबर बोलने लगता है कि तुम लोग तो हट्टे कट्टे हो और मैं बेचारा अकेला ही हूँ, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो। एंजन रूडो से बोलता है कि क्या तुम इतने टाइम से इस पगलेट से लड़ रहे थे, मुझे तो तुम पर तरस आ रही है। रूडो तो हिल भी नहीं पा रहा था और रियो बोलती है कि अच्छा हुआ रूडो को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा। तभी डेलमन नाम का एक क्लीनर बोलता है कि उसने हमारे साथियों को चोट पहुंचाया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तभी दूसरा क्लीनर उसे शांत करवा देता है। जन बोलता है
है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हम पर अटैक करोगे और तुम यहाँ से सही सलामत चले जाओगे। तो जैवर बोलने लगता है कि क्या तुम लोग मुझे जेल में डाल दोगे, फिर मुझे वहाँ से भागने का प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन मुझे भी मिशन मिला हुआ है जिसमें मुझे रूडो को ले जाना है, और अगर मैं उसे नहीं ले जा पाऊंगा तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही वो मर क्यों ना जाए, लेकिन वो यहाँ से रूडो को जरूर ले जाएगा और वो अपने पंजे भी निकाल लेता है। तो उसके पीछे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम कुटोनी होता है, जो जैवर को बोलती है कि जैवर टाइम खत्म हो गया है, इसलिए यहाँ से वापस चलो। इन जैवर मना कर देता है और बोलता है कि उसे रूडो को अपने साथ ही ले जाना है, लेकिन टोनी बोलती है कि टाइम खत्म हुआ, वापस चलो, क्योंकि यहाँ पर गून स्क्वाड भी आने वाली है। फिर एंजन सोच रहा होता है कि ये लड़की आखिर आई कहाँ से, इधर जैवर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो कुटोनी बोलती है कि बॉस के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, और ये सुनकर जैवर को कुछ हो जाता है और वो बाकी सबसे बोलता है कि सॉरी, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। यो देखती है कि जैवर के पीछे एक अजीब सा छेद है, और इधर जैवर रूडो से बोल रहा होता है कि तुमसे लड़ने में काफी मजा आया, तुम ऊपर से आए हो लेकिन फिर भी काफी स्ट्रांग हो। रूडो बोलता है कि रुक कमीने, तुमने जो ग्रीस के साथ किया उसका हिसाब तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। जैवर बोलता है कि तुम तो काफी बहादुर हो, लेकिन तभी उसकी नजर रूडो के हाथ पर जाती है। वो उस ग्लव्स के लोगों को देख लेता है और पहचान लेता है और बोलता है कि इस सीरीज का सामान तुम्हारे पास भी है, कितनी इत्तेफाक की बात है। उसको ये बात पता चलेगी तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तो काफी तैयारी से आऊंगा, तब तक तुम अपने इन ग्लव्स का ध्यान रखना। जिसके बाद जैवर और कुटोनी उस अजीब से छेद में चले जाते हैं और वो छेद अचानक से गायब भी हो जाता है। मतलब वो छेद एक टेलीपोर्टेशन की तरह ही था, और बाकी सब ये देखकर हैरान हो गए और सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग गायब कहाँ पर हो गए। और रूडो सोच रहा होता है कि ये किस सीरीज का बात कर रहा था। जांका और बाकी सबको उस बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है और रूडो ग्रीस के पास जाकर उससे माफी मांगता है और बोलता है कि उसने उसका तालिस्मान खराब कर दिया। ग्रीस बोलता है कि वो तालिस्मान उसे काफी पसंद था, लेकिन उसे अच्छा लगा कि वो चीज रूडो का कुछ काम तो आया, और तुमने आज काफी अच्छा काम किया। अब हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो काफी गुस्से में था कि जैवर ने ग्रीस को जख्मी कर दिया, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कर पाया, ठीक वैसा ही जैसा रेक्टो के साथ हुआ था। तो एंजन बोलता है कि ग्रीस ने अपने सभी साथियों की जान बचाई और उसने तुम्हारी भी जान बचाई, और तुम्हें अपना साथी मानता है, ना कि कोई ऊपर से आया हुआ स्प्राइट। तो एंजन रूडो को ग्रीस से मिलने के लिए ले जाने लगता है और अंदर जाकर रूडो शॉक हो जाता है क्योंकि ग्रीस पूरी तरह से ठीक होता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, और ग्रीस रूडो को अपनी पावर को अवेकन करने के लिए बधाई देने लगता है। तो रूडो गुस्से में बोलने लगता है कि तुम जिंदा कैसे हो। तो एंजन उसका मजाक उड़ाने लगा और बोलने लगता है कि इसीलिए तुम गुस्सा थे क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि ग्रीस अब मर चुका है। तो रूडो एक गुस्से में बोलने लगता है कि जैवर ने अपना पंजा ग्रीस के छाती के आर पर कर दिया था, तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये मर चुका है। ग्रीस बताता है कि यहाँ की मेडिकल टीम काफी अच्छी है, खासकर ऐसा की वजह से मैं बच पाया हूँ, जो उनके ग्रुप में एक लौती हीलर है और उसी ने ग्रीस को बचाया था। ग्रीस उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन वो काफी शर्मीली लड़की होती है। तब ग्रीस फॉलो को भी थैंक्स बोलता है क्योंकि वो हमेशा से उसके साथ ही था। ग्रीस रूडो से भी बोलता है कि तुम्हारा और जांका का ओपोनेंट काफी स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी तुम लोग जीत गए, और तुम तालिस्मान के बारे में इतना मत सोचो, मुझे खुशी है कि तालिस्मान तुम्हारे कुछ काम तो आया। रूडो बोलता है कि मुझे भी खुशी है कि तुम जिंदा हो। तो एंजन बोलने लगता है कि अब राइडर्स भी हमसे पंगा लेने लगे हैं, यानी फ्यूचर्स में हमें क्लास मास्टर के साथ साथ राइडर्स को भी संभालना होगा, और उन्हें एक नई इन्फॉर्मेशन भी मिली है। तभी वहाँ पर एक और क्लीनर आकर बोलता है कि एक राइडर बॉर्डर की बात कर रहा था, यानी वो लोग स्पेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। रूडो पूछने लगता है कि आखिरकार ये आदमी कौन है। तो एंजन बताता है कि यही तो क्लीनर्स का बॉस है, जो सुनकर रूडो हैरान हो जाता है। बॉस का नाम कोरस होता है, जो रूडो को बोलता है कि उसे पता है कि रूडो यहाँ पर ऊपर जाने की इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए ही आया था। तो ऐसे लोगों को क्लीनर्स में भर्ती नहीं करता है, लेकिन यहाँ आने के बाद रूडो बदल गया और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी। और रूडो की पावर भी काफी अलग है, जो क्लीनर्स का काफी काम आ सकता है, इसलिए वो रूडो को क्लीनर्स में भर्ती कर देता है और अपने ऑफिस में आने के लिए बोलने लगता है, जहाँ उसके पास रूडो के लिए एक नई यूनिफॉर्म भी होती है और एक इन्फॉर्मेशन भी होती है। इसमें कॉर्वस कहता है कि स्पेयर और ग्राउंड के बीच को ही हम बॉर्डर कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि एक औरत है जो नो मैंस लैंड में बॉर्डर के बिल्कुल पास रहती है। एक बार एक मुसाफिर रास्ता भटक गया था, तो वो औरत ने उसे रास्ता भी बताया था। तो मुसाफिर उस औरत से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ क्यों रहती है। तो वो औरत बताती है कि वो यहाँ पर स्पेयर से आने वाले लोगों को देखती है। औरत वहाँ पर काफी सालों से रहती आ रही है, और उसने ये भी बताया था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से आते हैं और दोबारा ऊपर भी चले जाते हैं, वो भी बिना मरे, यानी उसने जरूर किसी को बॉर्डर पार करते हुए देखा है। रूडो सोचने लगता है कि अगर वो उनमें से किसी एक से भी मिल जाएगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि वो ऊपर कैसे जाएगा। तो कोरस बोलने लगता है कि उसने ये भी बताया था कि वो ऊपर से आने वाले लोग जिंदा कैसे बच जाते हैं। ये सफर काफी खतरनाक होने वाला है, तो क्या तुम सही में वहाँ जाना चाहते हो या यहीं रुकना चाहते हो। तो रूडो बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ। तभी उस कमरे में एंजन भी आ जाता है। रूडो को बोलता है कि क्लीनर्स का यूनिफॉर्म उस पर काफी सूट कर रहा है। अब हमें जांका का एक सीन दिखाया जाता है
है जहाँ पर वो किसी चीज को देखकर काफी डरा हुआ था। तो हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फॉलो रूडो को रोक रहा था कि वो उस औरत से मिलने के लिए ना जाए, लेकिन रूडो नहीं मान रहा था क्योंकि पर जाने का केवल एक ही रास्ता था। एंजन बोलने लगता है कि तुम वहाँ पर ऐसे ही नहीं जा सकते हो क्योंकि वो जगह नो मैंस लैंड के अंदर आती है। तुम्हें मरने का शौक है क्या? और तुम्हें पता है कि तुम्हारी पावर कैसे काम करती है? तुम अपने पावर को कंट्रोल करना तो सीख गए हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पावर की लिमिट क्या है या कमजोरी क्या है। रूडो बोलता है तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तो एंजन बोलता है कि हाँ मैं भी जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम अकेले वहाँ पर जाओगे तो एक दिन नहीं मारे जाओगे। तो क्लीनर्स ट्रैश बीट्स को मारते ही नहीं बल्कि उन पर रिसर्च भी करते हैं जिससे इन्हें काफी फायदा होगा और उन्हें राइडर्स का भी ध्यान रखना होगा। तो रूडो पूछता है कि उन जैसे लोग गिवर्स कैसे बन गए? तो एंजन बोलता है कि लोग दिल से बुरे नहीं होते हैं, सभी लोग अपने ऑब्जेक्ट्स का ठीक से ध्यान नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग दिल से अच्छे होते हैं लेकिन वो अपनी चीजों का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं लेकिन वो अपनी चीजों का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। इंसान अच्छा है या बुरा इसका गिवर्स से कोई लेना देना नहीं है। लोग गिवर्स को अच्छा नहीं मानते जो उन्हें कोडिपेंडेंट कहकर बुलाते हैं। रूडो सोचने लगता है कि उसे लगता था कि बुरे लोग कभी भी अपने चीजों का अच्छे से ध्यान नहीं रखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यह रूडो को बोलता है कि वो अभी आराम करे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने काफी भाग दौड़ किया है। तो रूडो अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं जहाँ पर रियो आ जाती है। वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें पूरा क्लीनर्स का हेडक्वार्टर घुमाती हूँ। वो उसे ट्रेनिंग एरिया, रूम और ट्रेनिंग टेबल को भी दिखाती है। वो पूछती है कि ऊपर का क्या हाल है? तो रूडो बोलता है कि वो ऊपर रेक्टो के साथ घूमने जाया करता था। यहाँ वो कचरा ढूंढते थे और गालियाँ खाते। तो रियो बोलती थी कि यहाँ भी तुम्हें गालियाँ खाने को मिलेगी, लेकिन तुम ऊपर खाते क्या थे? तो रूडो बोलता है कि ब्रेड और सूप। रियो मिठाई के बारे में पूछती है लेकिन रूडो बोलता है कि मिठाई तो केवल अमीर लोग भी खाते थे। तो रियो बोलने लगती है कि हमारे पास भी मिठाई है, क्या वो खाना चाहता है? तब वो उसे कैफेटेरिया में ले जाती है। रियो बोलती है कि यहाँ पर कुछ फूड वेंडर होते हैं जिनसे वो लोग फूड खरीदते रहते हैं। पर एंजन भी बैठा हुआ था जिससे रियो बोलती है कि रूडो ने कभी भी मिठाई नहीं खाई है। तो एंजन बोलता है कि ऊपर का तो पता नहीं लेकिन नीचे मिठाई काफी फेमस है। रूडो के मुंह में तो मिठाई देखकर पानी आने लगता है क्योंकि इतना सारा मिठाई जो अमीरों का खाना है। एंजन बोलता है कि यहाँ पर काफी पोल्यूशन है जिससे यहाँ पर फसल उगाना काफी मुश्किल है, लेकिन इंडर के पास कुछ ऐसे गिवर्स हैं जिनके काम ही फूड बनाना है, इससे उनके पास मिठाई की कमी नहीं होती है। तब रूडो एक मिठाई उठाकर खाता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो बाकी मिठाई को भी खाने लगता है क्योंकि उसने इतना अच्छा कभी नहीं खाया था। जन उसे समझाता है कि वो ज्यादा ना खाए वरना वो मोटा हो जाएगा। तभी वहाँ पर संटा नाम का एक क्लीनर आ जाता है जो रूडो को घूरने लगता है। रूडो को लगता है कि संटा मिठाई मांग रहा है जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी एक लॉलीपॉप संटा की तरफ कर देता है जिसे संटा खाने लगता है और मिठाई मांगने लगता है जो देखकर रूडो को अच्छा नहीं लगता है। हमें दोबारा से पर्जन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो और एंजन बात कर रहे थे कि रूडो ने तो सारी मिठाई खा ली। जंका वहीं पर घूम रहा होता है लेकिन तभी वो अपने सामने एक मोटे इंसान को आते हुए देखता है जिसे वो देखकर डर जाता है और बोलने लगता है कि ये कौन घुस गया, लेकिन ये कोई और नहीं जो कि रूडो था जो खाना खाने की वजह से मोटा हो गया था। वो लोग रूडो को ट्रेनिंग करवाने के लिए ले जाने लगते हैं जहाँ पर वो एक चाकू को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। एंजन उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलने लगता है कि मिठाई खाने की वजह से कहीं तुम अपने पावर के बारे में ही तो नहीं भूल गए। और रियो बोलने लगता है कि कम से कम अभी ये चल फिर तो पा रहा है। रूडो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी पावर काम क्यों नहीं कर रही है और जानकर समझ जाता है कि रूडो का उन चीज को सुधारने का काम करता था जो टूटी हुई होती थी, यानी रूडो की पावर केवल टूटी हुई चीजों पर काम करे यानी कचरे के ऊपर। रूडो के पास कुछ कचरा लाया जाता है जिसमें से रूडो एक ट्रायंगल को उठाता है और उसे तुरंत हथियार में कन्वर्ट कर देता है। जन जंका का तारीफ करने लगता है कि वो एक अच्छा ट्रेनर है और रूडो भी जंका का थैंक्स बोलने लगता है। तब जंका रूडो को बोलता है कि वो एक से ज्यादा हथियार को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करे। रूडो एक से ज्यादा चीजों को ट्रांसफॉर्म करने लगता है जिसे देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं, लेकिन तभी रूडो के नाक से खून निकलने लगते हैं, यानी कि उसकी पावर की भी एक लिमिट होती है और वो एक टाइम पर काफी चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है। और रूडो की ग्लव्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर ये झेल नहीं पा रहा है। रूडो पूछता है कि क्वालिटी का क्या मतलब है? तो रूडन बताने लगता है कि आप जितने समय तक किसी चीज का ख्याल रखेंगे उसकी क्वालिटी इतनी हाई होगी, इसे ही क्वालिटी इंप्रूव कहा जाता है और जितने टाइम तक कि आप इसका ख्याल रखेंगे इसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। और इसमें माइंडसेट और एक्सपीरियंस का भी काफी काम होता है। तब जानकर अपने माइंड में सोचने लगता है कि रूडो इन ग्लव्स को तब से पहना जब से वो बच्चा था, यानी इसकी क्वालिटी काफी हाई है। पर रूडो का शरीर इन पावर को झेल नहीं पा रहा है या इसका लेना देना किसी सीरीज से है। रूडो पूछता है कि वो जिस भी चीज को ट्रांसफॉर्म करता है वो आखिर में राख बनकर क्यों उड़ जाता है और अभी उन जिन भी चीजों को ट्रांसफॉर्म किया है वो ठीक कैसे है। यो बोलती है कि वो उन सभी टूटी चीजों को उनकी सबसे अच्छी कंडीशन में लाता है और उनका पर्पस पूरा कर देता है, इससे वो अपने आप ही तबाह हो जाते हैं। और जानकर भी बोलता है कि वो तालिस्मान तब टूटा था जब वो लोग सुरक्षित थे और रूडो सेफ था। इंजन बोलता
बोलता है कि यही रूडो की पावर है, क्योंकि रूडो कचरे को भी काम लायक समझता है और उसका पर्पस पूरा होने के बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। वह नहीं ग्रीस का तालिस्मान तोड़ा नहीं था, बल्कि उसका सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उसका मकसद ही पूरा कर दिया था। बोलती है कि जैबर ने बोला था कि तुम्हारे पास जो ग्लव्स है वो किसी सीरीज का है, यानी कि तुम्हारे जैसा ग्लव्स किसी और के पास भी हो सकता है। वो पूछती है कि आखिर इस ग्लव्स का नाम क्या है, क्योंकि इन सभी ने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दे रखा था। जैसे रियो के इंस्ट्रूमेंट्स का नाम रीपर था, जन के छाते का नाम अम्ब्रेकर था और जानके के डंडे का नाम असिस्टेंट था। रूडो बोलता है कि उसने तो कभी भी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। तो एंजन बोलता है तो आप सोच लो। दूसरी तरफ हम रेडर्स को देखते हैं जो अपने बॉस के पास जाकर उन्हें कुछ बताने लगते हैं। क्लीनर, सिटी ऑफ आर्ट, डेजर्ट ऑफ ऑल्टर्स, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स और वॉचमैन सीरीज। और रूडो रात में जब रूडो अपने ग्लव्स को धोता है तो उसे काफी जलन होती है और जब वो अपने रूम में जाता है वो देखता है कि उसके बेड के ऊपर रियो सोई हुई थी, जो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि कल हमें काम पर जाना है और तुम अभी तक सोए नहीं हो। रूडो पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर आई कैसे और क्यों। तो रियो बोलती है कि उसका कमरा रूडो के कमरे से ठीक ऊपर ही है और उसने रूडो को चीखने की आवाज सुनी, इसलिए वो खिड़की से यहाँ पर आ गई। पूछती है कि क्या तुम्हारे हाथों में दर्द है। तो रूडो बोलता है कि नहीं, ग्लव्स पहनने के बाद उसके हाथों में दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे धोना तो पड़ता ही है। तो बोलती है कि तुम्हारी हाथों की हालत काफी खराब है, क्या ये जल गए थे। तो रूडो बोलता है कि इसके लिए तुम्हें मेरे पेरेंट्स से पूछना होगा। रियो बोलती है कि पेरेंट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एंजन को बॉस बोलता है कि अभी रूडो का फुल फेस तैयार नहीं हुआ है, इसलिए तुम लोग बाकी चीजें कर लो। तो रूडो पूछता है कि फुल फेस क्या है। एंजन बताता है कि जब क्लीनर्स नो मैंस लैंड में जाते हैं तो उन्हें पूरा मास्क पहनना पड़ता है और इसे ही फुल फेस कहा जाता है। के पास एक आर्टिस्ट है जो इस मास्क को बनाता है, लेकिन वो अपने हिसाब से काम करता है। अगर उसे जल्दी काम करने को बोलो तो वो भड़क जाता है और अभी रूडो का ही मास्क बना रहा है। बॉस बोलता है कि जब तक तुम्हारा मास्क तैयार नहीं होता है तब तक तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच चढ़वा लो। एमी बोलती है कि नो मैंस लैंड काफी खतरनाक है और वहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, इसलिए तुम्हें पूरी सेफ्टी से वहाँ जाना होगा। उनके पास एक गिवर है जो इनके ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है, जिसके इनके ऊपर एक सुरक्षा कवच बन जाता है और वो यहाँ पर कभी भी आ जा सकता है, लेकिन अभी काफी दिनों से वो यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए तुम लोगों को ही वहाँ जाना होगा। रूडो पूछता है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो एंजन बताता है कि हम सिटी ऑफ ग्राफिटी कैनवस टाउन जाने वाले हैं। वहाँ पर कुछ और भी क्लीनर्स आ जाते हैं जो लोग इनके साथ वहाँ पर जाने वाले थे। इनमें 3 सपोर्टर्स भी थे। तो वो लोग हर जगह पर 5 सपोर्टर्स लेके जाते हैं, लेकिन नो मैंस लैंड काफी खतरनाक होता है, इसलिए वहाँ पर जितने ज्यादा क्लीनर्स होंगे उतने अच्छा होगा और जितने कम सपोर्टर्स होंगे उतना अच्छा होगा। डेल्मस रूडो के पास आता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि वो रूडो की कहानी सुना है और वो उन कमीनों को कभी नहीं छोड़ेगा जिन्होंने रूडो को नीचे फेंका था और उसे रूडो जैसे जुनूनी लोग काफी पसंद है, इसलिए उन्हें मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अभी टाइम से बोलता है कि रूडो को एंजन लेके आया है, इसलिए रूडो एंजन के ही टीम में रहेगा। टैम्सी डेलमन की तरफ से भी माफी मांगता है कि वो बहुत चिल्लाता है, लेकिन आदमी अच्छा है और टैम्सी को भी रूडो के जैसे जुनूनी लोग काफी पसंद है। एंजन बोलता है कि डेलमस सबको अपना भाषण क्यों नहीं सुनाता है और ये सुनते ही जांका अपने कानों में रुई डाल लेता है। अब डेलमस जोर से चिल्लाता है और बोलने लगता है कि चलो हम कैनवस टाउन चले, वहाँ पर सड़क में गड्ढे होंगे लेकिन फिर भी हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हम क्लीनर्स हैं। और ये सुनते ही बाकी लोग भी जोश में आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से शांति से निकल जाते हैं। बाद वो लोग एक टाउन के पास आते हैं जिनके ऊपर एक दीवार बनी हुई थी और यही कैनवस टाउन थे, जिसके मेन गेट के ऊपर काफी लोगों ने पेंटिंग बना रखी थी। रूडो पूछता है कि यहाँ के सभी शहर ऐसे ही होते हैं क्या। तो टैम्सी बोलता है कि यहाँ पर ज्यादातर टाउन के ऊपर ऐसे ही दीवार बने होते हैं ताकि ऊपर से आने वाले कचरे इनके ऊपर ना गिर जाए। कई लोगों के ऊपर कचरे गिर जाने की वजह से वो बाहर मर भी चुके हैं, लेकिन गलती उन लोगों की ही है क्योंकि वो लोग यहाँ से बाहर चले गए थे। वहाँ पर 2 लोग आते हैं और टाउन के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो जा ही नहीं पाते जबकि गेट खुला था और एंजन के टीम वाले आसानी से अंदर जा सकते थे। एंजन रूडो को भी अंदर आने के लिए बोलता है और बोलता है कि जब तक तुम्हारे मन में कोई खोट ना हो तब तक तुम यहाँ के अंदर आ सकते हो। यहाँ की दीवारों पर काफी ज्यादा पेंटिंग बनाई गई थी। एंजन बताता है कि यहाँ के लोगों को पेंटिंग काफी पसंद है, इसीलिए एक कैनवस टाउन बनाया गया ताकि लोग अपनी पसंद से पेंटिंग कर सके। उनके बॉस ने बोला था कि इस शहर को सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। रूडो पूछता है कि क्या हम लोग यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए आए हैं। तो एंजन बताता है कि हम लोग यहाँ पर एक पेंटर क्लीनर्स को ढूंढने के लिए आए हैं और उसके पास ये पावर है, वो किसी के ऊपर भी पेंटिंग करके उसके ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ा सकता है। दोनों बंदे अंदर इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वहाँ की दीवारों के ऊपर पेंटिंग की गई थी ताकि बुरी इंटेंशन वाले इस टाउन के अंदर ना आ सके। तो बोलता है कि ये तो काफी कमाल की बात है। एंजन बोलता है कि हाँ, उसका इंस्ट्रूमेंट भी काफी कमाल का है और उसे ये पावर उसके पूर्वजों से मिलती आ रही है। अभी एंजन से एक लड़की टकरा जाती है और उसके आंखों में आंसू था, जो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और बाकी लोगों को लगता है कि एंजन ने उस लड़की को रुलाया है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो बोलता है कि तुम लोग तो मेरे उम्मीद से काफी पहले आ गए और ये आदमी ही यहाँ का मेयर है। एंजन बोलता है कि हम लोग यहाँ पर गॉब से मिलने के लिए आए हैं, उससे तालिस्मान बनवाना है। कहाँ पर है वो। तो मेयर बोलता है कि वो तो आज सुबह ही मर गया। लोग बेड पर रखे कॉप की बॉडी को देखने लगते हैं और एंजन बोलने लगे कि क्या ये सच में मर
मर गया है। तो मेयर बोलने लगता है कि इसकी बॉडी पोल्यूशन की वजह से मरी है, इसे सेफ जोन में पेंट करने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो पोल्यूटेड जोन में भी पेंटिंग करने के लिए चला गया और वो वहाँ पर पेंटिंग करने में इतना खो गया होगा कि उसने अपने मास्क का भी ध्यान नहीं किया होगा। लेकिन मैंने उसे काफी बार समझाया भी था। अब एंजन अपने घुटने पर बैठ जाता और रूडो को याद आता है कि उसने गॉप को हेडक्वार्टर में देखा था। अब उसे गॉप के लिए बुरा लगने लगता है, लेकिन टैमजी उसे बताता है कि यहाँ पर ग्राउंड पर इसे मरना आम बात है। मेयर बताता है कि गॉप्स ने पहले ही अपना वंशज चुन लिया था और वो उसी ही अपना इंस्ट्रूमेंट्स देने वाला था जो उसे पूर्वजों से दिया जा रहा था और ये वही लड़की को दिया जाएगा जो एंजन से टकराई थी। मेयर बताता है कि वारिस हमेशा पिछले यूजर ही चुनता है और उसे नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा। जब भी उस वारिस को ये पेन दिया जाता है तो उससे उसकी गिवर वाली पावर जाग जाती है और वो एक स्पेल कास्टर बन जाता है। इस लड़की का नाम रैमलिन है और गॉप के बाद यही लड़की उसकी अगली वारिस बनेगी। इस पेन को हासिल करना काफी गर्व की बात है, लेकिन क्या ये छोटी बच्ची सच में इतना प्रेशर झेल पाएगी? फॉलो रूडो को बताता है कि कुछ लोग काफी जल्दी ही गिवर बन जाते हैं। एक गिवर बनने के लिए उसे अपने इंस्ट्रूमेंट्स का काफी समय तक ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन किसी में गिवर बनने की काबिलियत होती है। भले ही उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, लेकिन वो किसी इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर उसे अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मेयर आगे बोलता है कि गॉप और रैमलिन एक भाई बहन जैसे थे और गॉप हमेशा खुशी से पेंट करता था। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ का मेयर बन गया क्योंकि मुझे पेंट करते हुए लोगों को देखना काफी अच्छा लगता था। अब एंजन को गॉप याद आने लगता है जो कभी भी हेडक्वार्टर में आ जाया करता था और हमेशा पेंटिंग करते रहता था और उसके फेस पर हमेशा ही एक स्माइल रहती थी। एंजन बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा और जाने से पहले वो रैमलिन से कहता है कि वो संभल कर रहे और वो हमेशा ही यहाँ पर उससे मिलने के लिए आते रहेंगे। तभी रैमलिन जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि बहुत हुआ रोना धोना, अब समय है जश्न मनाने का, जो देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। रैमलिन मेयर से वो पेन लेकर भागने लगती है और एक छत पर चढ़ जाती है और बोलने लगती है कि गॉप अब मर गया, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हम लोग उसके मरने के शोक में हमेशा रोते बैठे। रैमलिन उस ब्रश को खोलती है जो एक पेंट ब्रश था जिससे उसकी गिवर वाली पावर जाग जाती है। अब वो एक स्पेल कास्ट करती है जिससे वहाँ रखे कैन ऊपर जाकर पटाखे की तरफ फट जाते हैं। शहर के सभी लोग ये सब चीज देख रहे थे और रैमलिन सबको बोलती है कि चलो जश्न बनाते हैं। देख रूडो को रेक्टो का याद आने लगता है और शहर के सभी लोग इस जश्न में शामिल होने के लिए जाने लगते हैं। मेयर इधर एंजन से माफी मांगने लगता है और बोलने लगता है कि जिस स्पेल के लिए तुम लोग यहाँ पर आए थे उसे लेने के लिए तुम्हें थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा। जन बोलता है कि वो तो मुझे दिख ही रहा है, ये शहर मस्ती और आजादी का शहर है। अब यहाँ रैमलिन ने रूडो को जोकर बना दिया होता है जिसकी वजह से रूडो को काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये देखकर रैमलिन और भी हंसने लगती है जिस वजह से रूडो को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एंजन बोलता है कि अब शायद मुझे ये पता चल गया है कि किस तरह के लोग स्पेल कास्टर बनते हैं, क्योंकि अब रैमलिन गॉप्स की तरह ही लग रही है। अब रैमलिन अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मैं एक न्यू स्पेल कास्टर हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब भी मैं किसी की भी पर्सन के ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो मैं उसे परमिशन लेता हूँ और अगर उससे परमिशन ना मिले तो उसके पावर काम नहीं करती है। टाउन के बाहर भी मैं ड्राइंग करने से पहले लोगों से परमिशन मांगती थी। एंजन बोलता है कि क्या रैमलिन की पावर उसके इंस्ट्रक्टर से मिलती जुलती है? तो मेयर बोलता है कि मैंने सुना है कि दोनों की पावर सेम ही है, लेकिन कभी कभी हमें दोनों के बीच डिफरेंस मिल सकती है। एंजन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के एक्सपीरियंस और आइडियाज पर भी ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ड्राइंग करेंगे, लेकिन अगर सभी लोगों की एबिलिटी सेम ही है तो मतलब इसमें वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स का हाथ है। रैमलिन बोलती है कि ऐसा नहीं है, हम लोगों की एबिलिटी सेम इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने ड्राइंग में फन को दर्शाते हैं। मेरे हिसाब से फ्रीडम और प्ले ही वो फैक्ट्स है जिसके अकॉर्डिंग गॉप्स और बाकी सभी ने अपने अपने सक्सेसर को चुना था और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। एंजन बोलता है कि इसका मतलब तुम लोगों की पावर सेम इसलिए है क्योंकि तुम लोग एक तरह से ही सोचते हो। रैमलिन बोलती है कि हम लोग सेम तरह से नहीं सोचते थे, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ ड्राइंग करते थे तो हम लोगों की ड्राइंग अलग अलग होती थी। और ये सब सुनकर एंजन को काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन मेयर उसे शांत करवाने लगता है। अब रैमलिन रूडो के ऊपर प्रोटेक्टिव चार्म्स बनाने के लिए तैयार हो जाती है और इस बार उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट टैटू बनाने वाला मशीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और रैमलिन से उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो रैमलिन बताती है कि मैं इस टाइम एक कूल टैटू के बारे में सोच रही थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसा हो गया है। एंजन बोलता है कि इसका मतलब तुम लोग स्पेल को कास्ट नहीं बल्कि टूल्स को क्रिएट भी कर सकते हो, ये तो काफी कमाल की पावर है। तब रैमलिन सभी के ऊपर टैटू बनाने के बारे में छोड़ देती है और सभी के ऊपर प्रोटेक्टिव चार्म्स बना देती है, जिसकी वजह से वो काफी थक जाती है। अब सभी लोग और मेयर वहाँ से बाहर जाने लगते हैं जहाँ पर वो दोनों बंदे अभी भी अंदर नहीं आ पा रहे होते हैं जो उसने मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेयर को गुस्से से बोलने लगते हैं कि ये तुमने क्या किया है, तुमने ये इंस्ट्रूमेंट्स एक बच्चे के हाथों में क्यों दे दिया, क्योंकि हमने परफेक्ट आर्ट्स को भी जीता था, इसलिए ये मुझे मिलना चाहिए था और इसीलिए मैं इतनी दूर यहाँ पर आया था, लेकिन कैनवस स्टोन तो काफी ज्यादा गिर गया है। तब मेयर उसे चुप रहने के लिए बोलने लगता है और बताता है तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम अंदर नहीं आ पा रहे हो और हम लोग उस इंसान को आर्टिस्ट नहीं
बोलते हैं जो फेम की चिंता करते हैं, इसीलिए इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो और यहाँ से चले जाओ। तब क्लीनर्स भी वहाँ से जाने लगते हैं और एंजन मेयर को शांत रहने के लिए बोलने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर जाने लगते हैं ताकि वो लोग रूडो के फुल फेस को ले सके। वहाँ जाने से पहले एंजन रूडो के लिए कुछ गिफ्ट्स लेना चाहता था, इसलिए वो एक ऐसी जगह पर सभी को ले जाता है जहाँ पर काफी सारे कचरे थे, ताकि नो मैंस लैंड जाने से पहले वो रूडो के लिए कुछ ले सके। और अब वहाँ पर इतने सारे कचरों को देखकर रूडो के फेस पर चमक आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है और अपने लिए कुछ काम के सामान ढूंढने लगता है। तब वहाँ पर हमें एक टीवी दिखाया जाता है जिसमें हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसने रूडो की तरह एक ग्लव्स पहने हुए थे। वो लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका डिजाइनर अगस्त बताने लगता है कि उसने रूडो का फुल फेस बना लिया, जिस वजह से वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन रूडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगस्त बोलता है कि मैंने आखिरकार उस चीज को कंप्लीट कर लिया, मैंने इसका मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन सोते वक्त मैंने इसका मेजरमेंट ले लिया था, इस वजह से ये फुल फेस रूडो के ऊपर पूरी तरह से फिट आएगा। और ऊपर से एंजन और रियो ने मुझे इसके पर्सनैलिटी के बारे में भी बता दिया था। रूडो बोलने लगता है कि क्या तुमने सोते हुए मेरे मेजरमेंट्स लिए हैं, जिसकी वजह से वो गुस्सा होने लगता है। रियो बोलने लगता है कि ये तो काफी कमाल की बात है कि तुमने रूडो को सोते हुए पकड़ लिया, क्योंकि रूडो काफी कम सोता है। वहाँ पर आयशा आ जाती है जो अगस्त की छोटी बहन होती है, जो अगस्त को शांत रहने के लिए बोल रही होती है। और रूडो को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दोनों भाई बहन है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से अपोजिट थी। तब वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं और रूडो को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अगस्त कितना ज्यादा चिल्लाता है। और एंजन और जांका ये बात सुनकर बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये बात कह कौन रहा है। एंजन रूडो से उसके गले का चौकर मांगने लगता है, जिस पर सभी क्लीनर्स अपने अपने खून के धब्बे लगा देते हैं, बताने लगते हैं कि ये चौकर एक फोन की तरह है और इसमें जिसका भी खून लगा होगा तुम उससे बात कर सकते हो, चाहे तुम कहीं भी हो। रूडो सोचने लगता है कि इसीलिए सभी लोग यहाँ पर ऐसे चौके पहनते हैं, क्या ये किसी गिवर की पावर है। अब सभी लोग रूडो से उसका ब्लड मांगने लगते हैं, जिसकी वजह से रूडो तो डर जाता है। जिसके बाद सभी लोग नो मैंस लैंड के लिए निकल जाते हैं कि वो लोग उस औरत को ढूंढ सके जो रूडो को ऊपर पहुंचा सकता है। जिसके बाद वो लोग नो मैंस लैंड के डेजर्ट पेंटा में पहुंच जाते हैं। सभी लोगों ने अपने अपने मास्क पहन लिए थे और टैम्स वहाँ के रेत को देखकर सोचने लगते हैं कि यहाँ पर इतने सारे रेत इसलिए है क्योंकि यहाँ के कचरा डस्ट बन चुका है। तब उनकी तरफ ट्रैश मॉन्स्टर बढ़ने लगते हैं और एंजल रूडो को बोलने लगता है अब तुम अपने ग्लव्स का यूज करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तब सभी लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और रूडो भी नीचे कूद जाता है। रूडो का मास्क रूडो के ऊपर काफी फिट बैठ रहा था और काफी अच्छा भी दिख रहा था। तब यहाँ पर जैबर का बॉस भी जैबर को पेंटाकुस लाने के लिए भेज देता है। तब यहाँ टॉमी यहाँ पर मिले हुए मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखने लगती है। इधर रियो भी अपनी कैची की मदद से वहाँ पर सभी ट्रैश मॉन्स्टर के मार रही थी और तभी एक मॉन्स्टर जांका पर अटैक कर देता है। जांका उसके अटैक को रोक लेता है और उसके सभी अटैक से बचने लगता है। तब वो अपना इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर डाल देता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देता है। जांका देखता है कि उसे चारों तरफ से ट्रैश मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है, इसलिए वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी ऊपर से एंजन अपने छात्र के साथ आने लगता है और अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसने एक ही अटैक से सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था। और अभी भी एक मॉन्स्टर बचा हुआ था जिससे लड़ने का जिम्मा रूडो को दिया जाता है और रूडो भी उसी की तरफ बढ़ने लगता है। अब रूडो एक कीबोर्ड को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिसका एहसास एक लड़की को हो जाता है। अब रूडो उस कीपैड की मदद से कुछ लिखने लगता है जो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो लिखा हुआ शब्द उस मॉन्स्टर के ऊपर छप जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ ग्रिस टॉमी को लड़ाई के बीच में नोट्स लिखने की वजह से काफी ज्यादा डांट रहा होता है। टॉमी को अपने दोस्तों के ऊपर पूरा भरोसा होता है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कहती है। तब यहाँ पर रूडो को अपने सामने किसी के होने का एहसास होता है और उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब टैम्सी और डेलमन रूडो के पास आ जाते हैं। फिर डेलमन जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से रूडो डर जाता है और डेलमन रूडो को बोलने लगता है कि तुमने काफी अच्छी फाइट की, काश मैं तुम्हारी फाइट को देख पाता। रूडो बोलता है कि मुझे काफी खुशी हुई कि इस बार मैं किसी के कुछ काम तो आया। तब वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे रूडो के पावर का एहसास हुआ होता है। इसने मास्क भी नहीं पहना होता है, तो डेलमन सोचने लगता है कि आखिरकार ये कब से यहाँ पर है, क्योंकि मुझे तो इसके आने का एहसास भी नहीं हुआ। रियो उस लड़की से पूछने लगते है कि क्या तुम वही लड़की हो जो स्पेयर से लोगों के आते हुए देखती है। तो वो लड़की हाँ बोलती है। वैसे एंजन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लोग इतने लकी हैं। तब वो लड़के बोलने लगते हैं कि ये जगह काफी गंदी है और ये हवा लंग्स के लिए भी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें शायद से घर जाकर बात करनी चाहिए। हाँ, तुम्हें मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है। तब रियो एंजन को बोलने लगती है कि वो उसे अकेले जाने दे, लेकिन एंजन बोलता है कि नहीं, अगर ये कुछ करना चाहती हो तो शायद मैं इसे बात करना चाहूंगा, और अगर ये लड़ना चाहती है तो मैं इसे लड़ूंगा और इसे हरा दूंगा। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से एंजन नीचे गिर जाता है और रूडो को कुछ समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर क्या हुआ। अब हमें यहाँ पर 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमो उन सभी लोगों को अपने घर ले जाती है, जिस जगह को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रूडो सोचने लगता है कि ये बिल्डिंग तो काफी लंबी है, कहीं यही तो वो जगह नहीं है जो लोगों को सफेयर तक पहुंचाती है। इसके बाद एमो उन सभी को अपने घर ले जाती है जहाँ वो अपने रूम में सभी को ले जाने लगती है ताकि वो उनसे बात कर सके। अब वो उन लोगों को अपने मास्क उतार देने के लिए बोलती है और बोलती है कि यहाँ पर बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती है। सभी लोग एमो के रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एमो उन सभी के चेहरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और टॉमी वहाँ के सभी चीज को नोट्स करने लगती है। यहाँ रूडो उन सभी सामानों को देखकर हैरान हो रहा होता है। तब एमो उनसे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो। रूडो पूछता है, मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ जो लोगों को सफेयर और ग्राउंड के बीच सफर करते हुए देख चुकी है, और मैंने सुना है कि तुम वही लड़के हो, तो मुझे इसके बारे में बताओ। तो एमो बोलती है कि ऐसी बात है तो चलो न्यू
टॉपिक पर बात करने लगते हैं। तो बताओ कि तुम लोगों को किस तरह की लड़कियां पसंद है। मुझे तो वो सारे लोग काफी पसंद आते हैं जिनसे काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, कि मुझे फेस से ज्यादा स्मेल काफी ज्यादा पसंद आती है और मुझे तुम में से सबसे ज्यादा पसंद ये लंबे वाला लड़का पसंद आया है। तब एमा काफी अजीब तरीके से हंसने लगती है, जिस वजह से रूडो डर जाता है, जिस वजह से एंजन बीच में आ जाता है और बोलने लगता है कि हम तुमसे रोमांस टॉपिक पर बात करके तुमसे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। जो सुनकर एमो गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम लोग मुझे यूज कर रहे हो। मैं बहुत खुश थी कि कोई मुझसे मिलने आया, लेकिन तुम लोग तो मुझे यूज करना चाहते हो। कम से कम झूठ में ऐसा है, लेकिन तुम लोग मुझसे ये तो बोलो कि तुम लोग मुझसे यहाँ पर मिलने आए थे। तब एंजन उससे बोलने लगता है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है। इस वजह से सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये बात एमो को पसंद नहीं आती और वो एंजन को बोलने लगते हैं कि अब वो एंजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अब एंजन एमो के कपड़ों के ऊपर बहस करने लगती है, जिस वजह से एमो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को यूज करने लगती है। इससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि एमो भी एक गिवर है। लेकिन तभी रूडो ये चीज देखकर हैरान हो जाता है कि एमो ने जो शूज पहने हैं उस पर भी वही निशान है जो रूडो के ग्लव्स पर है। तब एमो डेलमन को एंजन पर अटैक करने के लिए बोल देती है और डेलमन भी एंजन पर अटैक कर देता है। इससे रूडो को समझ में आ जाता है कि इन सभी चीजों के पीछे एमो का हाथ है और वो पूछने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हारे पास भी इसी सीरीज के शूज है। एमो बोलने लगती है कि अब तुम लोग बता कि तुम लोगों को किस तरह की लड़कियां पसंद है, क्योंकि लोग तो एक दूसरे से बात करके ही कम्युनिकेट कर पाएंगे और ऐसा अच्छा नहीं होगा कि अगर मैं ही सिर्फ बात करती रहूंगी। तो ऐसे जांका को समझ में आ जाता है कि अगर वो एमो के हिसाब से बात नहीं करेगा तो एमो भी उस पर अटैक कर देगी। अब जांका एमो का बेइज्जती करने लगता है और उस पर अटैक करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को एक्टिवेट कर देता है और उसकी बातें सुनकर एमो रोने लगती है। वो बोलने लगती है कि तुम आखिरकार मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मैंने तो किसी का भी बुरा नहीं किया। तभी डेलमन अचानक से जांका पर अटैक कर देता है, लेकिन जांका उसके अटैक से बच जाता है और पूछने लगता है कि आखिरकार तुम किसके साइड हो, कहीं एमो ने तुम्हें कंट्रोल तो नहीं कर लिया है। डेलमन एमो के आगे खड़ा हो जाता है और सबको बोलने लगता है कि अगर कोई भी एमो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना उसकी ड्यूटी है। तब टैमसी ये बोलने लगता है कि जो बात भी डेलमन बोल रहा है वो सभी बात सच बोल रहा है, क्योंकि उसने उसके साथ काफी वक्त बिताया है। इसका मतलब डेलमन सच में एमो को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन ग्रिस को इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और एमो बोलने लगती है कि क्या तुम लोगों को अभी तक एहसास नहीं हुआ है, ये बंदा काफी टाइम से मेरा फैन है। वो टाइम से सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेलमन सिर्फ क्रश की वजह से अपने साथियों पर अटैक नहीं कर सकता है। एमो बोलने लगती है कि डेलमन मुझे बचाने के लिए तुम सबको धोखा दे सकता है और मैं तो तुम लोगों से केवल बात ही करना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर काफी चीजें तबाह कर दी है। अब डेलमन उन पर अटैक करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से सभी लोगों को एहसास हो जाता है कि उन लोगों को अब डेलमन का सामना करना होगा। और रूडो सोचने लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर लड़ाई ही स्टार्ट क्यों हो जाती है, ये सारी भी मेरी ही गलती है। तब उसे कुछ सुनाई देने लगता है कि ये सब उसकी ही गलती है। तब उसे सफियर के लोगों की परछाई दिखाई देने लगती है जो उससे बुरा भला कह रहे होते हैं और उसे पीठ में फेंकने की बातें कर रहे होते हैं। अभी एमो बोलने लगती है कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मेरा एक और फैन है और अगर तुम लोग मुझ पर अटैक करने की कोशिश करोगे तो वो फैन तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम लोग शांत से मुझसे बातें करो। यहाँ रूडो को सफियर के पुलिस दिखाई देने लगते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी डेलमन उन पर अटैक कर देता है, लेकिन टैमसी रूडो को बचा लेता है। टैमसी बताने लगता है कि डेलमन का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके पास्ट से जुड़ा हुआ है और ये उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाया क्योंकि वो सभी प्लांट्स को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। इसका मतलब डेलमन का अटैक जिस पर भी लगेगा उसे उस पानी को एब्जॉर्ब करना होगा और एक बलून की तरफ फूल जाएगा और वो अगर ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो एक बलून की तरफ फूट जाएगा। डेलमन ने उसी से इंजन पर अटैक किया है। डेलमन अपने इंस्ट्रूमेंट्स के सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। इंजन को उसके अटैक के बारे में इसलिए नहीं पता चला था क्योंकि डेलमन ने साइलेंट नोजर का यूज किया था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि डेलमन आज तक किसी भी पर्सन पर वो अटैक यूज नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि ये लड़की सच में काफी खतरनाक है। तब रियो अकेले ही एमो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जांका उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन रियो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे, क्योंकि एमो ने बोला था कि उसका एक और फैन उनके साथ ही है। अब जांका रियो को खुद को संभालने के लिए बोलता है और तभी डेलमन रियो पर अटैक कर देता है, जिससे रियो काफी मुश्किल से बच जाती है। वो बोलने लगती है कि लगता है तुम लोग काफी डरे हुए हो क्योंकि तुम लोग ये बता नहीं पा रहे हो कि कौन तुम्हारे साइड है और कौन मेरी साइड है। टैमसी रूडो को देखता है जो काफी डरा हुआ होता है और रूडो को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्पेयर पर है या ग्राउंड पर है। उसे वहाँ पर टैमसी और जांका सफेद के पुलिस की तरह लग रहे होते हैं। जांका को एहसास होता है कि हवा में कुछ मिला हुआ है और एमो बोलने लगते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है मेमोरीज किस तरह काम करती है। जो चीज हम देखते हैं और सुनते हैं और साथ ही जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं वो एक बार मेमोरीज में ही कन्वर्ट हो जाती है। एमो को वो सब स्मेल की तरह लगती है, इसलिए वो बोलती है कि अगर तुम लोग रोमांस की तरफ बात नहीं करोगे तो तुम लोग भी उस स्मेल को सुन पाओगे। अब रूडो को यहाँ पर चीवा दिखाई देने लगती है, जिसने रूडो का वो गिफ्ट भी पकड़ा होता है जिसे वो संभाल कर रखने की बात कर रही होती है। रूडो को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे याद आता है कि चीवा ने पहले उसके गिफ्ट को फेंक दिया था। अब टैमसी और जांका ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इसका मतलब एमो अब रूडो के पीछे पड़ी हुई है। इसका मतलब कि उसने डेलमन को कंट्रोल नहीं किया बल्कि उसने डेलमन को वो चीजें दिखाई है जो उसे काफी पसंद है। एमो बोलती है कि मैं लोगों को कुछ नहीं दिखाती हूँ, मेरा स्मेल लोगों को वो मेमोरीज दिखाता है जिसके साथ उन्होंने काफी देर तक टाइम स्पेंड किया होता है और अगर कोई भी इस स्मेल को
इनहेल करता है वो एमो को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब टेम्सी और जांका को ये समझ में आ जाता है कि ये सभी काम एमो के स्मेल की वजह से ही हो रहा है, इसलिए वो दोनों मास्क पहन लेते हैं। टेम्सी एमो को बोलने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी मेमोरी लोगों को वो यादें दिखाता है जो उसे काफी पसंद होते हैं, लेकिन अगर सोचो कि लोगों को अगर वो यादें दिखाई जाए जिससे वो काफी ज्यादा नफरत करते हैं तो उनके साथ क्या होगा। अब टेम्सी और जांका एमो की तरफ बढ़ने लगते हैं और एमो बोलने लगते हैं कि तुम लोग काफी बेवकूफ हो, याद करो मैंने क्या बोला था, मैं लोगों को वो मेमोरीज दिखाती हूँ जो लोगों ने टाइम स्पेंड किया होता है। अब यहाँ रूडो चीवा से नफरत करने के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन वो चाह कर भी चीवा से नफरत नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन वो जैसे ही देखता है कि सफेद के पुलिस वाले चीवा को परेशान कर रहे हैं, वो उन पुलिस वालों पर अटैक कर देता है और ये पुलिस वाले को और नहीं बल्कि टेम्सी और जांका ही होते हैं। रूडो बोलने लगता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अब वो पावर आ गई है जिससे मैं लोगों से लड़ सकता हूँ और उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं आप तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब हमें दिखाया जाता है कि रियो और फॉलो भी एमो के वश में हो जाते हैं। तो ऐसे अब एमो के खिलाफ ग्रीस, जांका और टेम्सी ही बच पाते हैं। तब टेम्सी बोलने लगता है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है, अब हमें अपने दोस्तों को रोकना ही होगा और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपना इंस्ट्रूमेंट्स अपने दोस्तों पर ही हमला करूंगा, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अब यहाँ डेलमन को अपना पास्ट याद आ रहा होता है जहाँ पर वो अपने बीवी के साथ गार्डनिंग कर रहा होता है और वो एमो को अपना बीवी समझ रहा होता है, जिस वजह से वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता था। एमो बोलती है कि तो तुम लोग देख ही सकते हो कि अब एमो के कितने सारे फैंस हो चुके हैं, तो क्या अब भी तुम लोग मुझ पर हमला करोगे। अब टेम्सी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ सभी लोगों को टेम्सी और जांका दुश्मन लग रहे होते हैं, जिस वजह से वो लोग इन पर अटैक कर देते हैं। अब टेम्सी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के रस्सियों की मदद से सभी लोगों को बांध देता है, जिस वजह से एमो उन सभी लोगों को कुछ करने के लिए बोलने लगती है। तो ऐसे सभी लोग उन रस्सियों से आजाद होने की कोशिश करने लगते हैं, जिस वजह से वो रस्सियां और भी ज्यादा टाइट होने लगती है और टेम्सी बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया गया है, इसलिए तुम लोग ज्यादा मूव मत करो, क्योंकि जितना तुम लोग हिलोगे उतनी ही टाइट से ये रस्सियां तुम्हें जकड़ लेगी। मुझे लगा था कि तुम लोग जख्मी होने के बाद होश में आ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एमो बोलती है कि तुम तो बड़े बेदर्द हो, तुम अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अपने दोस्तों को ही जख्मी कर रहे हो, और ये एक्सपेरिमेंट फेल होने वाला है क्योंकि ये लोग एमो को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इन्हें दर्द हो रहा है या नहीं। उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक स्टाफ है जो रेड्स को बांधने में काम आता है। अब टेम्सी अपनी रस्सियों की मदद से अपने सभी साथियों को रस्सी के गुच्छे में बांध देता है और वो एमो को भी उल्टा लटका देता है। तब जानकर एमो को उसके दोस्तों को आजाद करने के लिए बोलने लगता है और यहाँ पर टॉमी एंजन के पास होती है, क्योंकि एंजन को अभी भी होश नहीं आया होता है। तब ये सब की वजह से एमो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो पागल होने लगती है और सभी लोगों से मदद मांगने लगती है। इस वजह से एमो के फैंस उस चीज से निकालने की कोशिश करने लगते हैं, जिस वजह से उनके शरीर से ब्लड भी आने लगता है। इन सब चीजों की वजह से टेम्सी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो अपने रस्सियों को गोल गोल घुमाने लगता है, जिस वजह से वो सभी लोग फ्लोर से गिरकर ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। इस वजह से एमो का घर भी टूट गया होता है, लेकिन तभी जानकर देखता है कि उसके साथी काफी ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और उनसे ब्लड निकल रहा है, जिस वजह से वो टेम्सी को काफी ज्यादा डांटने लगता है। एमो बोलती है कि देखो ऐसा ही होता है जब लोग मुझसे बातें करने की कोशिश नहीं करते हैं और तुम अपने ट्रू नेचर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो बाहर आ चुकी है और तुम्हारे सभी दोस्त भी मरने वाले, तुम तो काफी ज्यादा जालिम हो। टेम्सी जानकर को बोलता है कि कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो, क्योंकि रैमली ने हमारे ऊपर स्पेल कास्ट किया होता है, जिस वजह से हम लोगों के ऊपर पहला जितना भी खतरनाक हमला होगा वो कभी ठीक हो जाएगा। यहाँ रूडो का जख्म भी भर गया होता है और एंजन को भी होश आ गया होता है, जिस वजह से वो एमो का एक शूज भी छीन लेता है। तब यहाँ पर एमयू रूडो के बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ रही होती है, वहाँ कॉर्वस आता है और बोलने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग बॉर्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले आएंगे। एमयू बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों को हमने वहाँ पर भेजा है वो अपना काम करके ही आएंगे। तभी कॉर्वस बोलता है कि फिर भी तुम खुश नहीं हो, कहीं ये उस चीज की वजह से तो नहीं है जो चीज तुमने रूडो के अंदर देखा था। तो चलो अब बताओ कि तुमने रूडो के अंदर क्या देखा था। तब यहाँ पर एमो अपने शूज एंजन से मांग रही होती है, वो बोलती है कि मेरे शूज को टच मत करो वरना उससे वो स्मेल चली जाएगी। तब यहाँ पर ग्रीस बोल रहा होता है कि आखिरकार इसे होश कब आ गया था और इसका साभी जख्म भी भर गया है, तो तब से ही होश में आ गया था जब मैं इसे देख रही थी, लेकिन ये तो मौके की तलाश में था ताकि ये अपना काम कर सके। अब जानकर एमो को अपने सभी दोस्तों को ठीक करने के लिए बोल रही होती है, तो एमो बोलती है कि वो अपने एक शूज से किसी भी पावर को यूज नहीं कर सकती, इसलिए उसके दोस्त पहले ही होश में आ चुके थे। तब यहाँ पर डेलमन टेम्सी और जानकर से पूछ रहा होता है कि आखिरकार उन लोगों को हुआ क्या था। तो टेम्सी बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोगों को होश आ गया है, अभी तुम लोग एमो की पावर की वजह से इफेक्ट हो गए थे, तो ऐसे तुम लोगों को उन लोगों के साथ बिताए खुशी के पल याद आने लगे थे जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे और तुम लोगों को लग रहा था कि वो एमो ही है। तो डेलमन बोलता है कि ऐसी बात है, यानी कि वो सच में जिंदा नहीं हुई थी। यहाँ डेलमन को गुस्सा आने लगता है और जानकर सोचने लगता है कि एमो की पावर उन लोगों के लिए काफी ज्यादा खराब है जिन लोगों ने अपने सबसे चाहते लोगों को खो दिया है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों को उनकी याद आएगी उतनी ही ज्यादा आप लोगों को रियलिटी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में होंगी। थोड़ी देर बाद सभी लोग होश में आ जाते हैं और मास्क पहन लेते हैं। तब जानकर एमो को उसका शूज भी वापस दे देता है और जानकर पूछने लगता है कि एंजन अब हम क्या करें, हमें इसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लेकिन इसे ऐसे जगह पर अकेले छोड़ना काफी ज्यादा खतरनाक है। एंजन बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये अपने पावर के बिना कुछ नहीं कर पाएगी और मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा
कि हम इसे वो चीज छीन ले जो इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें इसे कन्विंस करना होगा। तब यहाँ पर एमो अभी भी सुधरी नहीं होती है और अपने घर को तोड़ने के लिए इन सभी को डांट रही होती है। इस वजह से जांका को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तब यहाँ पर रूडो अपना मास्क उतार देता है और एमो की तरफ बढ़ने लगता है और तभी वो एमो को जोरदार पंच मारता है। तो वैसे एमो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब रूडो एमो को काफी ज्यादा मारने लगता है और एमी बोल रही होती है कि मैंने काफी लोगों के अंदर झांका है, जो चीज मैंने रूडो के अंदर देखी थी वो चीज मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसके ग्लव्स ही नहीं बल्कि वो भी काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ग्रो कर रहा है। और मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो एक ऐसा चीज है जिससे पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है, ऐसा एक कर्स होता है। तब एंजन आकर रूडो को पकड़ लेता है। तब ग्रीस रूडो को समझाने लगता है और बोलने लगता है कि बहुत हो गया रूडो, आप शांत हो जाओ, क्योंकि हमें ये पता है कि एमो के पावर को कैसे कैंसिल करना है, इसलिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये एक लड़की है। तो रूडो बोलता है कि इसे किसे फर्क पड़ने वाला है, अगर ये लड़की है तो क्या मैं इससे लड़ नहीं सकता हूँ? क्या मैं इसे उन लोगों को मारता हुआ देखूं जिनकी मैं केयर करता हूँ? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ग्रीस बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तुम एक ऐसे पर्सन को मार रहे हो जो पावरलेस है। रूडो बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? वो एक गिवर है जिसने हम लोगों को धोखा देकर हम लोगों को मार ही डाला था। वो बाहर से कैसी भी दिखती हो, लेकिन वो अंदर से हम पर हंस रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसने हम लोगों को ट्रिक कर लिया है। तो एंजन बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अब मुझे तुम ये बताओ कि अब हम इससे इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवाएंगे। तब रूडो को समझ में आ जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। वो एंजन की तरफ देखने लगता है। तब एंजन रूडो को लेकर बाहर आने लगता है और टॉमी को एमो का मरहम पट्टी करने के लिए बोल देता है। बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर रूडो बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? तो एंजन बोलता है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका है। रूडो बताता है कि जब मैं सफेयर पर था तब लोगों ने मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बोला था, जिस वजह से मैं लोगों का जवाब नहीं देता था। जब मैं ग्राउंड पर आया तब मुझे पता चला कि अगर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगा तो मैं हार जाऊंगा, पर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं वही बन चुका हूँ जो मैं पास्ट में हुआ करता था। मैं शांत होने से पहले अपने अंदर पनप रहे डार्कनेस से लोगों को मारा करता था। अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अभी तक नहीं बदला हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। जन बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे हॉट लड़कियां काफी पसंद है जो मुझसे भी समझदार हो, पर जिन लड़कियों की नीड्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है उनके साथ मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और तुम्हें तो पता ही है कि लड़कियों को ये सब बातें सुनना पसंद नहीं होती है। मैं इन चीजों को छुपा नहीं सकता हूँ जो मेरे बहुत बुरी आदत है। अडल्ट्स के पास बहुत सी ऐसी चीजें होते हैं जिन्हें छोड़कर हमें आगे बढ़ना होता है। अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें बस अपने गलतियों का एहसास होना चाहिए। बहुत दिनों पहले मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और तुम्हारे साथ भी एक दिन ऐसा जरूर होगा जब तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास होगा, इसलिए चलो हम दोनों मिलकर उससे माफी मांगे। तब यहाँ पर टॉमी एमो से माफी मांग रही होती है। बोलती है कि मुझे भी रोमांस के बारे में बातें करना काफी पसंद है, जिस वजह से हम उसके बारे में काफी चीजें बात कर सकते हैं। वो बोलती है कि तुम काफी अच्छी माँ बनोगी, क्योंकि एमो की माँ भी काफी अच्छी थी। उन्हीं की वजह से एमो अपने पहले प्यार से मिली थी। इसने मुझे ये शूज दिए थे। तब मैंने उस एंजल को देखा जो सफेयर से ग्राउंड तक ट्रेवल करती है। तो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि एमो ने अभी अभी क्या बोला था। अब हमें एमो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर एमो को एक क्रो काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि उस क्रो को तुम कभी पसंद नहीं आओगी। इस वजह से एमो उस क्रो को काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे लेकर जाने लगती है और बताने लगती है कि वो उस व्यक्ति से मिलने जा रही है जो एमो को काफी ज्यादा पसंद करेगा। जो सुनकर एमो खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं और वो आदमी एमो की माँ को कुछ पैसे देकर एमो को नो मैंस लैंड में ले आता है। वहाँ जाकर एमो काफी ज्यादा खुश थी और वो इंसान इसे भरोसा दिलाता है कि उसे वो काफी खुश रखेगा और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। अब एमो को वहाँ पर काफी सारे कपड़े, खाने की चीजें और बुक्स मिलती है, जो देखकर एमो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमो उस इंसान से पूछती है कि आपको ये सभी चीजें कहाँ से मिली है। तो वो बताता है कि मैं एक ट्रैफिकर हूँ, इसलिए मुझे ये सभी चीजें मिली है। और ये सब काफी ज्यादा है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि बाकी के ट्रैफिकर मुझसे काफी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। मैं काफी ज्यादा नॉर्मल एक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों को मैं काफी ज्यादा क्रीपी लगता हूँ। आखिरकार ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? मैं एक कीवर हूँ, इसलिए उन्हें मुझे इज्जत देना चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो एमो को बोलता है कि क्या तुम्हें याद है मैंने बोला था कि हम इस रूम को एक रिचुअल के लिए यूज करेंगे, इसलिए हम उस रिचुअल को दोबारा से करेंगे। एमो बोलती है कि जब भी मैं वो रिचुअल करता हूँ तो मेरा दिल काफी जोर जोर से धड़कता है और मुझे काफी ज्यादा दर्द भी होता है, इसलिए मैं उस रिचुअल को नहीं करना चाहती हूँ। ट्रैफिकर बोलता है कि मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें प्यार हो गया है। इस पिक्चर में दिख रही लड़की की तरह तुम्हें भी अपने प्रिंस से प्यार हो गया है। तुम्हारा प्रिंस मैं हूँ, जिस वजह से एमो को भी लगने लगता है कि वो सच में उससे प्यार करता है, जिस वजह से वो उस रिचुअल को करने के लिए तैयार हो जाती है। और एमो प्यार के बारे में जानकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो इंसान आ जाता है जिसने रेक्टो को मारा था और उसके साथ उसका साथी भी था। ट्रैफिकर उन लोगों को बोलता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये जगह मेरे और एमो के लिए है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं एक गिवर हूँ, इसलिए मैं अपनी पावर से तुम लोगों को मार सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास भी सीरीज वाले शूज थे, लेकिन अभी वो दूसरा बंदा ट्रैफिकर पर अटैक कर देता है, जिससे ट्रैफिकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वो बंदा ट्रैफिकर से उसके शूज निकाल लेता है। रेक्टो का किलर जूते को एमो को देने लगता है और बोलता है कि ये जूते तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छा लगेंगे। जो चीज तुमने खोया है उस वजह से तुम्हारे दिल के अंदर बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो चुका है।
ये शूज तुम्हारे उस छेद को भर सकता है। तब एमो उस शूज को ले लेती है। तब वो बंदा अपने विंग्स को निकाल लेता है। इससे एमो को लगता है कि वो बंदा सच में एक एंजल है। तब वो बंदा अपने साथियों को लेकर वहां से उड़ जाता है, जिसे देखकर एमो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ट्रैफिकर को भी होश आ जाता है और एमो उस ट्रैफिकर को एंजल के बारे में बताने लगता है, लेकिन ट्रैफिकर को लगता है कि एमो ने उसके जूते चुराए हैं। जैसे ट्रैफिकर एमो को मारने लगता है और एमो सोचने लगती है कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मुझे अगर नॉर्मल फील होता तो ऐसा नहीं होता। मेरे दिल के अंदर शोर मच रहा है, क्या ये इस जूते की वजह से हो रहा है? एंजल ने बोला था कि ये जूते मेरे ऊपर ज्यादा अच्छे लगेंगे, इसका मतलब ये बात सच है, इसलिए ये शूज अब मेरे हुए हैं, इसलिए अब ये जूते मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। तब उस जूते की वजह से एमो की पावर जाग जाती है और यहाँ प्रोजेक्ट में रूडो एमो से माफी मांग रहा होता है। जैसे ही रूडो एमो से माफी मांगने लगता है, लेकिन फॉलो उसे रोक देता है और बताता है कि एमो अभी सारी सच्चाई बता रही है। हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रैफिकर ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुका था कि अब एमो की भी पावर जा चुकी है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मेरा जूता इसके वजह से रिस्पॉन्स क्यों कर रहा है। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को केवल उसका ऑनर ही कंट्रोल कर सकता है। मैं बोलती है कि ऐसा इसलिए कि ये शूज तुम्हारे भी नहीं है और एंजल ने बोला था कि ये शूज मुझ पर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ये शूज अब से मेरे हैं। इससे मेरा दिल का छेद भी भर चुका है और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी ऐसी चीज को पा लिया जिसे मैंने काफी पहले ही खो दिया था, इसलिए क्या मैं इन शूज को रख सकता हूँ? तब वो ट्रैफिकर एमो से उस शूज को छीनने लगता है और एमो को समझाने लगता है कि उसे दूसरों की चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो एमो बोलती है कि तुम भी तो ऐसा ही करते हो, और वो उस शूज को देने के लिए तैयार नहीं थी, जिस वजह से ट्रैफिकर को गुस्सा आ जाता है और वो पूरा जोर लगाकर उस जूते को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन एमो उस जूते को छोड़ने के नाम ही नहीं ले रही थी। वो ट्रैफिकर पागल होने लगता है और एमो को वो जूते को छोड़ने के लिए बोलने लगता है, जिस वजह से एमो भी पागल होने लगती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिस वजह से ट्रैफिकर उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे एमो को काफी बड़ा सदमा लगता है और वो सोचने लगती है कि आखिरकार वो यहाँ पर रहने क्यों आई है, आखिरकार उसकी माँ ने उसे यहाँ पर रहने के लिए क्यों भेजा था। तब उसे याद आता है कि उसकी माँ ने इसे उस आदमी को बेच दिया था और वो इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से वो इस बात को सफेद कर देते हैं और उन जूतों को पहनकर अपने अगले प्यार का इंतजार करने लगती है। चाह रही होती है कि कोई इससे प्यार करे। तब वो बहुत दिनों बाद देखती है कि वो एंजल दोबारा से उसकी तरफ आ रहा है और इस पर वो एंजल अकेला होता है। तब यहाँ प्रेजेंट में एमो उस एंजल का पिक्चर बनाने लगती है और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एमो ने अपनी सारी सच्चाई सबको बता दी है, और साथ ही उन्हें यह भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में कोई एंजल है, जिस वजह से उन्हें लग रहा था कि एमो शायद से मेंटली स्टेबल नहीं है। इससे उन्हें एंजल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि वो एंजल 1 महीने पहले ही आया था, तब एंजल को याद आता है कि रूडो भी 1 महीने पहले ही यहाँ पर आया था। अब रूडो एमो का बनाया हुआ पिक्चर देखता है और बोलने लगता है कि ये तो वही है जिसने रेक्टो को मारा था, इसका मतलब ये कुत्ता यहाँ पर है और इसका एक साथी भी है। ये तो काफी कमाल की बात है और साथ ही ये लोग शायद से मुझे ही ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो मैं तुम्हें कब से ही ढूंढ कर निकालूंगा और तब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुमने रेक्टो को क्यों मारा था। मैं तुम लोगों को रेक्टो के कब्र के पास उससे माफी भी मंगवाऊंगा। और वो हंसने लगता है और उसके हंसी को देखकर एमो को लगने लगता है कि रूडो भी एमो की तरह ही है। वो बोलने लगती है कि मैं और तुम बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमारे ग्लव्स ने भी तुम्हारे हार्ट को ह्यूमन बनाया है, जैसे कि मेरे शूज ने किया है। ये चीज उन लोगों के साथ सही चीज करते हैं जिन्होंने कुछ खोया हो और तुम्हारे दिल के अंदर काफी बड़ा छेद है और इस ग्लव्स ने तुम्हारे उस छेद को भर दिया है। शूज को हासिल करने के बाद मेरे दिल में दोबारा से ह्यूमन की फीलिंग जाग गई थी। इस वजह से मुझे एहसास हुआ कि जो चीज भी ट्रैफिकर ने मेरे साथ किया था वो प्यार नहीं था, और मुझे एहसास हुआ कि मैं काफी ज्यादा अकेली हूँ, जिस वजह से मुझे कोई चाहिए। मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं इंतजार किया कि कोई यहाँ पर आए। जब ऐसा हुआ तो वो बातचीत काफी अच्छी नहीं थी, और आप देखो तुम मुझसे माफी मांगने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कि तुमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया जैसे एमो ने किया था। सभी लोग अपने हाथों को दूसरों को हर्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदला है। रूडो बोलता है तो अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग दोनों मिलकर ऐसा कुछ करते हैं जो कुछ अलग हो, और हम लोग दोनों मिलकर हाथों से ह्यूमन की मदद करते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ऐसा करते कैसे हैं, इसलिए हम पहले उसके बारे में पता लगाएंगे। वो बोलती है कि तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वैसा ही कर रहे हो। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो लोग एमो को भी अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन एमो मना कर देती है और बोलती है कि अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं अभी तुम लोगों के पास नहीं आ सकती हूँ। लेकिन वो रूडो का वापस दोबारा से वहाँ पर बुलाती है, जिसका वादा रूडो भी करता है कि वो दोबारा से उसे मिलने के लिए जरूर आएगी। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं और वो गाड़ी पर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। और अभी भी उन्हें बॉर्डर को क्रॉस करने के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्हें ये पता चल चुका है कि कोई एंजल है जो बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है। रूडो सोचने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था। मैं इतने गुस्से में था कि मैंने एमो को काफी ज्यादा मारा था। जब मैंने उस एंजल के बारे में सुना तो मेरा गुस्सा दोबारा से जाग गया और मुझे ऐसा ख्याल आने लगा कि मैं उन दोनों को मार चुका हूँ। एमो से बात करने के बाद मैं थोड़ा सा शांत हो गया हूँ। तब एमो अपने घर में आ जाती है और ये बात सोचने लगती है कि रूडो दोबारा से यहाँ पर वापस उससे मिलने के लिए जरूर आएगा, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, जिसे देखकर एमो डर जाती है। अब हमें कुछ देर के बाद उस घर के बाहर जैवर को देखते हैं जो कुछ लेकर जा रहा होता है। अब हमें यहाँ पर राइडर्स के बॉस को दिखाया जाता है जो कुछ स्टार्ट करने वाला था। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका आगे का वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।